स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सेशन। ओके, सबसे पहले आपका पहले का सिस्टम जो था आरामको का, उसमें क्या था कि पहले जाओ, आपका थर्ड पार्टी या कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप जॉब कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर आपका इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपका जो थर्ड पार्टी या टीपीआई जो है वो लोग इंटरव्यू लेंगे। अगर वो क्लियर करते हैं तो बाद में आप आरामको के साथ पीआईडी के साथ आप इंटरव्यू आपका होता है। अगर क्लियरेंस मिलता है, अगर वो लोग क्लियर करते हैं विद ट्रांसमिटर थ्रू, तो आपको फिर डायरेक्टली आपको अप्रूवल मिलेगा, या तो कोड 3, कोड 2, कोड 1 ऐसा करके अप्रूवल उस टाइम पे था। तो अभी थोड़ा सिस्टम उसमें चेंज हो गया है कि सीबीटी आ गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम आ गया है, ताकि क्या है बहुत सारे लोग पहले जो कुछ ब्लफिंग करते थे उसमें, तो वो अभी थोड़ा बहुत बंद हो गया है, मतलब थोड़ा कंट्रोल किया। आराम को भी सोचता है बहुत सारा इंप्रूवमेंट लाना है नहीं लाना, तो वो भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, उसने सीबीटी को डाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को। तो ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपका इंटरव्यू तो सब जैसे होता है वैसा तो होगा ही, लेकिन आपका सीबीटी भी होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर 25 या 30 जो भी क्वेश्चन आप पास करते हैं, तभी आपका इंटरव्यू के लिए आपका आगे बढ़ सकता है। ओके, तो यहां पे मैं दो लोगों की बात करेगा, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर एंड वेल्डिंग सुपरवाइजर। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है उसका रोल क्या है कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको जस्ट हमारा जो शॉप फ्लोर एक्टिविटी है उन सब चीज को वेरीफाई करना, विटनेस करना, वो सब चीज का काम, और उसको ऑफर करना है पीआईडी को, या फिर सुपरवाइजर यहाँ पे है या कोई थर्ड पार्टी है उसको ऑफर करना है, वैसा उसका रोल है। लेकिन हमारा वेल्डिंग सुपरवाइजर जो है उसका मैं जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्रिजेश सर ने भेजा उसी के हिसाब से मैं थोड़ा समझाएगा। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है उसका ड्यूटी। पहला है परफॉर्म मटेरियल इंस्पेक्शन। बहुत सारे लोग का आ गया, लेकिन भाई इलेक्ट्रिक खरीदते हो अगर है तो रिक्रूटमेंट आपका के बाद जॉब आता है, आपकी कंपनी में फिलर आता है, एज पर सेक्शन 2C आपको चेक तो करना पड़ेगा ना। तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपका पहले कौन सा सर्टिफिकेशन है, वो जो इलेक्ट्रोड आया वो कौन से सर्टिफिकेशन से आया, 3.2 से आया या 3.1 से आया। 3.1 से आया है तब आपको शॉप फ्लोर में आपको अगेन जो भी रिक्वायरमेंट है टेंसाइल का, बैंड का, FN नंबर का, तो वो सब चीज आपको करना पड़ेगा। जस सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग सब म्यूट करिए सर। मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा सेशन एकदम फास्ट चले, एकदम स्पीड में जाए। मैं भी जितना डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं तो एला 300 या 400% में डालना चाहता हूँ, भले ही आप 100% ही कवर करो या 1% ही कवर करो, तो लेकिन आप म्यूट रखेंगे तो सबके लिए अच्छा है। लोग कुछ लोग चैट में भी डाल दीजिए, जो लोग नए ज्वाइन होते हैं वो म्यूट कर दे। ओके, परफॉर्म मटेरियल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट पहले चेक करना है भाई। आपका पाइप है, आपका प्लेट है, या आपका इलेक्ट्रोड है, या आपका गास्केट है, या आपका नट बोल्ट है, स्टड है। आजकल लोग ऐसा सोचते हैं यार नट बोल्ट का भी एमटीसी होता है, ऑब्वियसली नट बोल्ट का भी एमटीसी होता है, उसको भी आपको चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को इलेक्ट्रोड जो आता है उसका एमटीसी चेक करना है। एमटीसी किसके हिसाब से चेक करना है, जो भी आपका प्रोसीजर है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर एडब्ल्यूएस है तो एडब्ल्यूएस के हिसाब से, सेक्शन 2C है तो सेक्शन 2C के हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड चेक करना है। इलेक्ट्रोड में आपको क्या चेक करना है कि आपको सबसे पहले देखना है उसका केमिकल कंपोजिशन में कुछ काला कांड नहीं कर दिया है ना मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि देखो लो क्रोम डालेगा। आपका अगर स्टेनलेस स्टील का रिक्वायरमेंट है, एसएस का फिलर का रिक्वायरमेंट है, 309 का रिक्वायरमेंट है, 310 का रिक्वायरमेंट है, 316 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, पैसा बचाने के चक्कर में वो लोग क्रोम को कम डालते हैं, मोली को कम डालते हैं, मैंगनीज को मतलब एकदम रेंज पे रखेंगे, तो ऐसा होता है। तो आपको एक बार चेक करना बहुत जरूरी है केमिकल कंपोजिशन। आपको उसके लिए मैं एक सेशन करेगा विद सर्टिफिकेट के साथ, और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में भी किया है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। और आज भी मैं वो एक एमटीसी हाउ टू रिव्यू एमटीसी ऐसा करे एक यूट्यूब में अपलोड करेगा विथ उसमें एग्जांपल के साथ। सभी का एक एक पॉइंट लिया है, पाइप का कैसे चेक करना है, फिर गास्केट का कैसे चेक करना है, वाल का कैसे एमटीसी चेक करना है, एक एक को दिखा के फिर कोड को खोल के दिखा के कोड को खोल के ऐसा करके समझाया है, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, इलेक्ट्रोड जो है उसका केमिकल कंपोजिशन चेक करना है आपको,
उसका टेंसाइल अगर रिक्वायरमेंट हो तो टेंसाइल, उसका बैंड टेस्ट रिक्वायरमेंट है तो बैंड टेस्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसका। अगर आपका एफएन नंबर रिक्वायरमेंट है तो एफएन नंबर, किसी का 12 एफएन होना चाहिए मैक्सिमम, या फिर आप 13 ले लेंगे। अगर कोड में लिखा है 12 और आपका 13 आ गया तो दिस इज रिजेक्ट। तो आपको ये सब चीज देखना जरूरी है। मैंने खुद एक इंस्पेक्शन किया था, उसमें मैंने जो स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड है, वो सऊदी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हम लोग रिजेक्ट किया था क्योंकि क्रोम परसेंटेज एकदम लाइन पे आए और वो एक्सेप्टेबल लिमिट जो प्लस और माइनस 12.5% है उससे भी चला गया आगे। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, परफॉर्म द कंज्यूमेबल इंस्पेक्शन। कंज्यूमेबल जहां से आता है, ठीक है, कंज्यूमेबल आप जहां से आता है वहां से आपकी कंपनी में जैसे ही एंटर हुआ तो आपको उसको अपने बच्चे की तरह, आपका सन जो है वैसे आपको रखना पड़ेगा। आपको उसको एक वेयर हाउस में प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करवाना पड़ेगा। पैकिंग भी मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन जो बोलता है वैसे हिसाब से रखना पड़ेगा। एक दूसरे का आप एक ही थप्पा, बहुत सारा कंज्यूमेबल 7018 का इलेक्ट्रोड का है, वो बॉक्स टाइप में आया है, एक ही बॉक्स, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसा करके बहुत सारे बॉक्स लगा देंगे, 25-30 बॉक्स लगा देंगे, तो नीचे का जो कंज्यूमेबल है उसके उसके फ्लक्स के ऊपर फोर्स आएगा, वो फ्लक्स टूट जाएगा। तो ये सब चीज भी आपको इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि आपको कितना रखना है। मिनिमम जनरल गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस 3 का है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो रिकमेंडेशन है वो आपको पहले फॉलो करना है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आपको देखना है कि आपका ह्यूमिडिटी कितना है। अगर मैन्युफैक्चरर ने बोला कि आप 60% ह्यूमिडिटी से ज्यादा नहीं जा सकते, तो आप बारिश के सीजन में भले ही आपने ऊपर से कुछ छाता वगैरह सब डाला है, ऊपर से आपने पूरा कवरिंग किया है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी अगर कम है, ज्यादा है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वहां पे आप इलेक्ट्रोड को, कंज्यूमेबल को स्टोर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर जो बोलता है कि भाई 50% से कम ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, टेम्परेचर 22 डिग्री रहना चाहिए या फिर 28 डिग्री रहना चाहिए, जो भी उसका लिमिट है उसके बीच में रहना चाहिए। तो वो सब चीज कौन देखेगा? ये सब चीज देखने वाला है वेल्डिंग इंस्पेक्टर। कोई स्टोर वाला नहीं आएगा, कोई पाइपिंग क्यूसी नहीं आएगा वहां पे, कोई पाइपिंग सुपरवाइजर वहां पे नहीं आएगा, अरे यार ये इलेक्ट्रोड बिगड़ रहा है आप देख लो, ऐसा नहीं। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इसमें कुछ कांड किया तो मैं आज आगे समझाने वाला हूं कि आपके ऊपर एलबी जनरेट हो सकता है, आपके ऊपर एनसी जनरेट हो सकता है। कैसे कैसे जनरेट होगा वो यहाँ पे मैं ऑलरेडी शो करेगा SAEP 381 में, कि क्यों 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 आपको एलबी आता है, क्या क्या रीजन होता है, आपका कंपनी कब ब्लैकलिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक एनसी लगा दिया तो बस खलास हो गया काम आपका तमाम। तो अगर सेम रिपीट होता है तब आपका कंपनी ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। सऊदी आरामको जो कंपनी है वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, या दूसरा कोई कंपनी में अगर एक ही चीज की वजह से सेम, अगर समझो पहली बार आपको एनसी पड़ा कि भाई आपने प्रॉपर कंज्यूमेबल को स्टोरेज नहीं किया, फिर आपको 6 मंथ के बाद या सॉरी 6 वीक के बाद दूसरा आपको सेम वो मिस्टेक किया। आशीष महाते सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको कोई दूसरी सेम चीज की वजह से दूसरी बार पड़ा, तीसरी बार पड़ा, फिर आपका कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैकलिस्ट कर देगा। ये सब चीज हमारे इंडिया में नहीं हो रहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब चीज देख के। यहाँ पे तो मैं एक थोड़े टाइम पहले की बात है, यहाँ पे एक साइट पे इंस्पेक्शन करने गया TPI के तौर पे, वहां पे जा रहा हूँ, अरे यार उसका इलेक्ट्रोड जो है वो स्क्रैप फोल्डिंग के अंदर घुसा हुआ है, इलेक्ट्रोड रास्ते में हम जाते हैं वहां पे गिरा हुआ है। अरे यार आप सऊदी में काम करो, आप गल्फ कंट्री में काम करो, वो लोग कैसे फॉलो करते हैं इंस्पेक्टर को, वो उसका कैसे कोड को फॉलो करते हैं एकदम शानदार तरीके से। आपको रास्ते में भी इलेक्ट्रोड का टुकड़ा नहीं मिलेगा। अगर वो देख लिया कौन, अगर कोई भी PID आपका देख लिया तो आपके साथ कांड हो सकता है, आपके बराबर बम्बू फिट कर सकता है। तो आपको ये सब चीज देखना है। तो परफॉर्मेंस कंज्यूमेबल इंस्पेक्शन, कंज्यूमेबल इंस्पेक्शन में आपका रिसीविंग इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। रिसीविंग इंस्पेक्शन में आपको सभी टेस्ट जो फॉलो करवाया हमने बोला वही करना है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंस्पेक्शन गेजेस। ओके, इंस्पेक्शन गेजेस ये आपको क्या जरूरी है भाई? इंस्पेक्शन गेजेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टूल्स एंड टैकल्स, ये सब चीज रखना क्यों जरूरी? अगर आपके साथ नहीं रहेगा, आप फिटअप इंस्पेक्शन करने गए एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पे, लेकिन आपके पास रूट गैप नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर PID को पता चला कि आपके पास रूट गैप नहीं है तो आपके ऊपर माइनर कुछ DSR या फिर आपको LB में भी जनरेट कर सकता है, या फिर छोटा सा कुछ पॉइंट निकाल के आपका कोड का रेफरेंस देके आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो आपके SAP नंबर को प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है, पूरे इंडिया में दिखेगा, वो पूरे वर्ल्ड में दिखेगा कि ये इंस्पेक्टर ने यहाँ पे ऐसा ऐसा मिस्टेक किया, इसी की वजह से आपका इमेज भी खराब ना हो। तो वो आपको ध्यान रखना है। ऑल टाइम बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास ऑल टाइम रूट गैप, रूट फिलेट गेज, टॉर्च,
आपका जो आईना होता है इंस्पेक्शन करने का, वो सब चीज आपके पास रहना बहुत कंपलसरी बनता है। लेकिन इंडिया में ये सब चीज फॉलो नहीं होता है। इंडिया में तो पता नहीं इंस्पेक्टर के साथ क्या होता है। ये इसके पास तो जनरल आप उसको पूछेंगे ना कि फिलेट गेज, लोगों को फिलेट गेज एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का, लेकिन उसको फिलेट कैसे मेजर करना वो पता नहीं होता है। मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा होता है। हाँ, एक्सपीरियंस वाले है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगाने का, लेकिन मैं जो देखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना है कि हर बार एज आप टीपीआई काम कर रहे हैं तो आपका आपके नीचे जो क्वालिटी वाला है, कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिटी वाला है, उसको पहले आप बोलो। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए राजन सर। सर मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज म्यूट करिए। ओके, तो आप लोगों को क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप लोगों को बताना है भाई इंस्पेक्टर तू क्वालिटी इंस्पेक्टर है, मुझे ऑफर कर रहा है, तुम्हारे पास फिलेट गेज कहाँ है, तुम्हारे पास रूट गैप कहाँ है, तुम्हारे पास एंगल चेक करने के लिए एंगल प्रोटेक्टर कहाँ है, तुम्हारा डेविएशन चेक करने के लिए सब चीज जो आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट टूल्स एंड टैकल का है वो सब चीज कहाँ है, उसका कैलिब्रेशन प्रॉपर है कि नहीं है, गेजेस का कैलिब्रेशन है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का पूरा कैलिब्रेशन है कि नहीं है। मैं बहुत सारी कंपनी में देखा कि आरटी फिल्म आप चेक करने जाते हैं ना, डेंसिटोमीटर मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि साला उसके पास कैलिब्रेशन ही नहीं होता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर अंकलेश्वर की मैं बात करूँ तो अंकलेश्वर में तो ऐसा ही है, साला सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। अरे यार कोड को थोड़ा तो फॉलो करो, कुछ तो मिस्टेक हो जाएगा तो कुछ तो कांड होने का चांस है। तो ये सब चीज आपका वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेक द इक्विपमेंट एसेसरीज, इक्विपमेंट जितना जो भी है, आपका वेल्डिंग मशीन है या फिर आपका टूल्स जो आपका चेक करते हैं, आपका वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए, वो सब चीज है, वो सब चीज ओके होना चाहिए। विटनेस प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, पीक्यूआर आपका जो बन रहा है उसको आपका विटनेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल के सेशन में जो हमारा रेगुलर सेशन होता है उसमें मैं ये सब चीज बोला था कि पीक्यूआर कौन चेक करेगा, पीक्यूआर कौन पूरा लाइन बाय लाइन लिखेगा, रन बाय रन कौन चेक करेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डिंग इंस्पेक्टर का है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर सब चीज सबसे पहले प्रीलिमिनरी पीक्यूआर बनता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस बनता है, प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस के बाद उसके हिसाब से आपको बीवेल बनाना है, जो भी है रूट गैप, रूट फेस, प्लेट, मटेरियल सब चीज उसके हिसाब से रखना है। फिटर वो उसका प्रिपेयर कर देगा, फिर वेल्डर को बोलना है कि भाई तू यहाँ पे वेल्डिंग मार, रन बाय रन पूरा वेल्डिंग इंस्पेक्टर चेक करेगा कि हाँ पहले रन में इतना हीट इनपुट लिया, दूसरे रन में इतना करंट वोल्टेज ट्रैवल स्पीड इतना सब लिया, तीसरे में इतना, ऐसा करके पूरा लिखना है। वो सब चीज आपको पीक्यूआर, फिर ये सब चीज आपको कहाँ डालना है, पीक्यूआर के अंदर डालना है। अगर वो क्लियर हो गया, समझो अपना रूट फेस वो सब चीज क्लियर हो गया, रूट मार दिया, फाइनल तक वेल्डिंग मार दिया, सबसे पहले आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है। विजुअल इंस्पेक्शन के लिए अगर आपका विजुअल में फेल होता है तो 7 डेज के लिए वो वापस, मतलब सॉरी ये तो वेल्डर का था, लेकिन अगर विजुअल में फेल हुआ तो पीक्यूआर फेल हो जाता है, अगर रूट में फेल हुआ तो पीक्यूआर फेल होता है, तो वापस आपको नया बनाना पड़ेगा, वापस आपको प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस को वापस दूसरा लेना पड़ेगा, ऐसा करना है। लेकिन समझो आपका वेल्डिंग मारा, वेल्डिंग पास हो गया, वेल्डिंग पास होने के बाद फिर एनडीटी में जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में, आरटी और यूटी में जाएगा, तो समझो वो भी पास हो गया। उसके बाद डीटी में जाता है, डीटी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट लैब में जाता है। अगर आपका जॉब डिस्ट्रक्टिव लैब में जाता है तो उसमें आपका जो मिनिमम क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो आपको कवर करना ही है, अदरवाइज टेंसाइल या बैंड या मैक्रो ये सब चीज लेना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब चीज पास हो गया, क्लाइंट ने बोला मुझे कोरोजन टेस्ट भी करवाना है, मुझे हार्डनेस भी चेक करवाना है, तो वो भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके, ये सब चीज होने के बाद जो भी वैल्यू आया उसको एक पीक्यूआर का फॉर्मेट मैंने बताया था, समझाया था सेक्शन 8 में एक फॉर्मेट है आर्टिकल 5 में, तो वो फॉर्मेट में आपको फिल करना है, तो वो हो गया आपका पीक्यूआर। ये सब चीज पीक्यूआर आपका बनने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर से वो वैल्यू के ऊपर से ये हमारा एएसएमई सेक्शन 8 जो है, सॉरी सेक्शन 9 है, उसमें जो वैल्यू रेंज है वो रेंज लिखना है कि हाँ मेरा टेम्परेचर इतना था, प्री हीटिंग इतना लिया, लेकिन मैं 55 इतना भी ले सकता हूँ। सर थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज सर, सर आप म्यूट कर दीजिए। ओके, मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप जब पीक्यूआर बनाते हैं, पीक्यूआर का ट्रांसफर जब डब्ल्यूपीएस में करते हैं, तो सब चीज आपको राइटिंग करना चाहिए। सचिन सर मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, थोड़ा रुकिए। ओके, अभी आपका डब्ल्यूपीएस बन गया है, तो वो डब्ल्यूपीएस का रेंज यूज करके आप प्रोडक्शन वेल्डिंग मार सकते हैं। तो ये सब चीज किसको करना है,
ये नीचे से लेके ऊपर, हाँ अप्रूवल जो है वो वेल्डिंग इंजीनियर करेगा, ठीक है। आपका PQR अप्रूवल है, WPS अप्रूवल है, WPS ट्रांसफर करना अप्रूवल है, वो सब चीज वेल्डिंग इंजीनियर करेगा, लेकिन वेल्डिंग इंस्पेक्टर तो हम लोगों को तो शॉप फ्लोर में काम करना है, ये सब चीज देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक विटनेस WQT, आपको वेल्डर जो क्वालिफिकेशन होता है उसका भी आपको विटनेस करना बहुत जरूरी है। अगर वेल्डर रूट में फेल होता है तो उसको 7 डेज के लिए ट्रेनिंग में भेजो वापस अगेन, फिर अगर वो फाइनल में फेल होता है या विजुअल में फेल होता है तो उसको 7 डेज के लिए भेजो, या आपका RT में फेल होता है तो 14 दिन के लिए वापस भेजो। ऐसा वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन में ऑलरेडी दिखाया था 324 के हिसाब से, आपको वो SAES 324 के हिसाब से वो जो कोड है उसमें लिखा है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब में भी डाला है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बाहर का कोई वेल्डिंग इंजीनियर, क्या कोई वेल्डर है या वेल्डिंग फॉरमैन, या फिर हमारा वेल्डिंग फॉरमैन के बाद ये जो कोऑर्डिनेटर है वो कोई आके ये सब चीज नहीं लिखेगा। ये सब चीज विटनेस करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये सब चीज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस विजुअल इंस्पेक्शन करना भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एकदम लास्ट प्रोसेस बोला जाए तो वे है कि विजुअल इंस्पेक्शन में कुछ भी काला कांड होता है तो वो विजुअल इंस्पेक्शन में पकड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज देखना है। आगे, रिव्यू द विटनेस ऑफ NDE। अगर आपका PT है ऑन जॉब पे, भले ही PT टेक्नीशियन है, PT इंस्पेक्टर, NDT इंस्पेक्टर है, वो तो साथ में आएगा, वो तो विटनेस करेगा, लेकिन आपको भी विटनेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खाली जाके वहां पे खड़ा नहीं रहना है, आपको उसको टेक्निकल वर्ड से पूछना है, भाई तुमने कैलिब्रेशन है, तुम्हारा सर्टिफिकेट है। देखो मैं एक यहाँ पे DPT चेक का वो डॉक्यूमेंट चेक करने गया था, तो खाली DPT का रिपोर्ट दे देता है, हो गया सर आप खाली रिव्यू करो। अरे रिव्यू करने में DPT का रिपोर्ट है, उसके DPT के रिपोर्ट में अंदर लिखा होना चाहिए कि आपका कितना उस टाइम पे लाइट इंटेंसिटी था, तो लाइट इंटेंसिटी का लक्स मीटर है, उसका कैलिब्रेशन भी आपको उसके पीछे लगाना है। फिर वो कौन सा ऑपरेटर था, या फिर NDT लेवल 1, NDT लेवल 2 या जो भी है उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद NDT का जो परफॉर्मेंस जिसने किया, साथ में कौन कौन लोग थे, वो सबका साइन भी लेना जरूरी है। ये सब चीज करना भी आपका जिम्मेदारी है। एंड डॉक्यूमेंट, भले डॉक्यूमेंट NDT वाला करेगा, लेकिन ऑन जॉब पे, ऑन रनिंग जॉब पे ये सब चीज पूछना है, भाई तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखा। वरना कभी कभी ऐसा होता है वो सर्टिफिकेट नहीं लाता है, रूम पे भूल जाता है। अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है, रूम पे भूल गया सर, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, क्या उसको बोलेंगे। तो आपको बोलना है, भाई तू पहले सर्टिफिकेट लेके आ, बाद में तुम्हारा काम कर, मैं ऐसे आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। आपको जिसको बोलना है बोलो, भाई आपको तो सपोर्ट है यार PID का, तो आप क्यों डर रहे हैं, आप बोलिए तुरंत उसको कि भाई मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। आपका सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि मैं सॉफ्ट कॉपी में दिखा देता हूं चल जाएगा, घंटा भी नहीं। सॉफ्ट कॉपी में आजकल कांड होता है, साइन को ऊपर नीचे करके या फिर एडिटिंग करके भी ऐसा होता है। आप ओरिजिनल हार्ड कॉपी लाओ, हार्ड कॉपी आपके साथ में है तभी मैं आपको NDT करने देगा, वरना मैं नहीं करने देगा। ये सब चीज हमको इंप्रूवमेंट इंडिया में करना है। ओके, आगे विटनेस मैकेनिकल टेस्ट में आपको बोला टेंसाइल टेस्ट है, साइड बेंड टेस्ट है, या फिर आपका इम्पैक्ट टफनेस का टेस्ट है। वो सब चीज आपको विटनेस करना बहुत जरूरी है। आप अगर विटनेस नहीं करेंगे तो उसमें कुछ कांड हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, वो इज रिस्पॉन्सिबल, तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो आपको मैकेनिकल टेस्ट भी विटनेस करना जरूरी है। मॉनिटर द हीट ट्रीटमेंट का पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट क्वालिटी वाला अलग होता ही है, लेकिन वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीट ट्रीटमेंट का मॉनिटरिंग करना। कभी कभी आपने बोला है ये जॉइंट, और मारुति के उसके बगल वाला जॉइंट को NDT करके निकल जाएगा और बोलेगा मेरा NDT सिस्टम में भी चढ़ा देगा कि मैंने NDT किया है, वो ओके है, लेकिन वो जस्ट बगल वाले जॉइंट का करके गया है, और लाइन भी गलत था, और उसका जो लाइन क्लास है वो भी गलत था, वहां पे नंबरिंग सिस्टम भी गलत था। इसी की वजह से बहुत सारा मिस्टेक, मतलब बहुत सारे लोगों का आप जान ले सकते हैं, क्योंकि ऑन रनिंग कंडीशन में ओरिजिनल जो जॉइंट है उसके ऊपर कुछ काला कांड हुआ और वो अगर फटा तो वो इज रिस्पॉन्सिबल, वेल्डिंग इंस्पेक्टर। तो आपको, क्योंकि वेल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पे आपने पूरा विटनेस किया, आपको पता है कौन सा लाइन कौन सा है, कहां पे जा रहा है, तो आपको हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका मॉनिटरिंग भी आपको करना है। ओके, ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन वेल्डिंग। ओके, अभी प्रोडक्शन वेल्ड, बहुत सारे लोग प्रोडक्शन जॉइंट बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इनिशियल प्रोडक्शन जॉइंट बोलते हैं। जब कोई भी वेल्डर क्वालिफिकेशन करके शॉप के अंदर अगर पाइपिंग फील्ड है तो पाइपिंग फील्ड में आता है तो उसको इनिशियल प्रोडक्शन 3 मरवाना है। अगर 3 प्रोडक्शन वेल्डिंग अगर पास हो जाता है तभी उसको आगे बढ़ने के लिए बोलना है। अगर तीनों में से कोई 2 जॉइंट फेल हो गया, समझो पहले तीनों में से 1 जॉइंट फेल हो गया, 3 जॉइंट उसको दे दिया, ठीक है, आपने 4-4 इंच का 3 जॉइंट दिया, 3 में से
एक जॉइंट फेल हो गया, एक जॉइंट फेल हो गया तो उसका पेनल्टी आपको 2 देना है। अगर दोनों में से दोनों फेल हो गया, दोनों जो नया पेनल्टी उसको दिया वो दोनों फेल हो गया, तो वेल्डर को ट्रेनिंग के लिए भेजना है। तो ये सब चीज वो फिर प्रोडक्शन वेल्डिंग नहीं मार सकता है, वो हमारे शॉप में या हमारे साइट में वेल्डिंग नहीं कर सकता, उसको भेजो वापस जहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है वहां पे ट्रेनिंग के लिए। अगर दो में से कोई एक जॉइंट, दोनों जॉइंट फेल हो गया तो उसको रिवोक करना है, लेकिन अगर एक जॉइंट फेल हो गया तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजना है। चलो 3 जॉइंट दिया, एक जॉइंट फेल हुआ तो उसका 2 पेनल्टी दो, 2 पेनल्टी देने में दोनों फेल हो गए तो उसको रिवोक करो। अगर एक जॉइंट फेल होता है तो उसको ट्रेनिंग में भेजो। अगर 3 जॉइंट में से 2 जॉइंट फेल हुआ, समझो 3 जॉइंट में से 2 जॉइंट फेल हुआ तो उसको ट्रेनिंग दो। ऐसा अगर फिर उसको ट्रेनिंग दिया, फिर उसने 3 प्रोडक्शन 1 वीक के बाद वो ट्रेनिंग लेके आया, फिर उसको 3 प्रोडक्शन दिए, फिर उसका 2 फेल हुआ तो वापस उसको ट्रेनिंग दो, और फिर वो वापस 1 वीक या 2 वीक के बाद वापस शॉप में आएगा, फिर उसको 3 दो, और फिर भी उसका 2 फेल होता है तो उसको रिवॉक करो। ठीक है, तो फिर वो उसका जो उसने टेस्टिंग मारा है ना वो भी नहीं चलेगा। ओके, अभी 3 और 3 फेल हो गए, उसको पहला वो प्रोडक्शन मार के, सॉरी ये हमारा एग्जाम दे के आया, मतलब टेस्टिंग करके आया, उसके पास जेसीसी कार्ड भी है, उसके पास वेल्डर जो कार्ड होता है वो भी है, उसके बाद उसने 3 जॉइंट मारा, तीनों फेल हो गए तो उसको रिवोक कर दो, उसका कार्ड भी ले लो और उसको बोलो भागो यहाँ से, जहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है वहां पे वापस जाओ, और उसको ये प्रोजेक्ट में वो वेल्डिंग नहीं मार सकता है। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जनरली लिखा रहता है, किसमें, आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पे चलता है भाई, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको 10-15 जॉइंट दे दिया ना, उसमें से 3 जॉइंट छाट लो कि ये जॉइंट ये जॉइंट ये जॉइंट, तीनों जॉइंट लिख लेंगे, हाँ उसका फर्स्ट प्रोडक्शन ओके था इसके लिए हमने मारने के लिए दिया, बाकी का वो फेल हुआ। ऐसा लोग करते हैं यार आजकल, तो ये सब चीज आपको नहीं करना चाहिए। ओके, अभी इमरान सर आप कुछ बोल रहे थे। यस सर, सर मैं क्वेश्चन आंसर का एक सेशन सर लास्ट में रखेगा, लेकिन फिर भी आप बीच में बोलिए, आप मैं श्योरली अगर मैं ट्राई करेगा सर आपका आंसर देने का। यस सर, श्योर सर। इमरान सर, हेलो। यस सर। आप फिर पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, इसके बाद अगर विटनेस में मैकेनिकल हो गया, हमारा हीट ट्रीटमेंट जो है उसका मॉनिटरिंग कर दिया, ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन वेल्डिंग। ओके, प्रोडक्शन में जो भी वेल्डिंग हो रहा है उसमें कोई वेल्डर एज पर डब्ल्यूपीएस तो फॉलो कर रहा है ना, उसमें कुछ कांड तो नहीं कर रहा है ना। कभी कभी वेल्डर को ज्यादा वेल्डिंग मारने के चक्कर में वो लोग हीट इनपुट बढ़ा देता है। अगर इम्पैक्ट वाला टेस्टिंग है, इम्पैक्ट हमारे जॉब में है तो हीट इनपुट बढ़ेगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको करना है कि आप कुछ गलत तो आपका वेल्डर नहीं कर रहा है ना। देखो हर एक साइट, अगर वेल्डर साइट में आप वेल्डिंग मार रहे हैं तो आपको 10 वेल्डर दिए जाते हैं, ठीक है, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को 10 वेल्डर दिए जाते हैं, 10 वेल्डर का प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना है। अगर शॉप है तो 15 वेल्डर दिए जाते हैं, वो आरामको का रूल्स है, ठीक है। इसके लिए आप ऐसा मत बहस करिए कि यार 10 ही क्यों, कभी कभी तो 11 भी होता है, कभी टैग वेल्डर 8 भी होता है, 8 टैग वेल्डर है और रनिंग वेल्डर 9 होता है। तो ये सब चीज आप ब्लैक काम कर रहे हैं। एक्चुअली टैग वेल्डर को मिला के भी विथ टैग वेल्डर विथ रनिंग वेल्डर दोनों मिलके 10 वेल्डर होने चाहिए। अगर 10 वेल्डर नहीं है, साइट की मैं बात कर रहा हूं, अगर साइट से 10 वेल्डर से 11 वेल्डर हो गए तो आपको नया एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डिंग सुपरवाइजर का है, लो में आएगा तो मैं समझाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेट द एंश्योर द कंप्लायंस विथ कोड एंड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। कुछ चीज ऐसा है कि चलो आपने वेल्डिंग मारा, उसमें अंडरकट आ गए, अंडरकट आ गया, आपका कोड B31.3 था, आपने चेक किया कि साला यहाँ पे अंडरकट है, तो वो तो कोई स्पेसिफिकेशन में नहीं दिया होगा भाई कि भाई हमारा अंडरकट इतना ही एक्सेप्ट है। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो आपको कोड एंड स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे 341 का जो टेबल है हमारा B31.3 का, जो ऑलरेडी मैं समझाया था पहले, यूट्यूब में भी डाला हुआ है, वो आप टेबल निकालेंगे तो उसमें अंडरकट कौन सी कैटेगरी का लाइन है वो देखो, डी कैटेगरी है, एम कैटेगरी है, एन कैटेगरी है, एम कैटेगरी है या सीवियर साइक्लिक कंडीशन वाला कैटेगरी है, कौन सा सर्विस है वो आप पहले देखो। सर्विस के हिसाब से आप डिसाइड करो कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपका सर्विस डी कैटेगरी है तो उसमें भी अंडरकट अलग से एक्सेप्ट रिजेक्ट का क्राइटेरिया वहां पे दिया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, आपको एंश्योर करना पड़ेगा। ओके, एंश्योर एंड क्वालिटी वो दोनों चीज अलग है। क्वालिटी मतलब आप जॉब में आप प्रॉपर तरीके से विटनेस करते हैं, विटनेस करके प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी, क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। ओके, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है? क्वालिटी इंश्योर मतलब डॉक्यूमेंट्री,
मतलब वो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें कुछ भी कालाकांड नहीं हो रहा है, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया है, ऐसा आपको एक पेपर के हिसाब से इंश्योरेंस देना पड़ेगा। वो एक पेपर नहीं है, उसको डोजियर बोलते हैं, वो जो फाइल है उसको डोजियर बोलते हैं, कुछ लोग इंडेक्स बोलते हैं, बहुत सारा अलग अलग नाम है, लेकिन आपको पूरा डॉक्यूमेंट्री करना पड़ेगा कि हाँ ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने चेक किया, इसका ये साइन है, ये उसका इतना एनसी जनरेट हुआ, या फिर यहाँ पे इतना प्रोजेक्ट में हुआ, हाइड्रो इतने पे हुआ, उसका एमटीसी का सब ओके है, ये सब चीज पूरा बना के डोजियर बनाना पड़ेगा, वो आपको सबमिट करना। वो हो गया क्वालिटी या इंश्योरेंस। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको समझो 1 करोड़ में एक प्रोजेक्ट मिला, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा शौक नहीं होने का, ठीक है। अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला तो क्या होता है, जनरल क्या होता है, मैं जो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ वैसा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, फिर आप ऐसा नहीं सोचने का ऐसा आप गलत बोले, ऐसा नहीं। 1 करोड़ का आपको प्रोजेक्ट मिला तो आप प्रोजेक्ट पूरा फिनिश भी कर देंगे ना, फिर भी आपको 60% ही मनी मिलेगा आपके एंड यूजर से, लेकिन फिर भी 40% कहाँ रुका, तो क्वालिटी इंश्योरेंस में रुका। तो डॉक्यूमेंट जो है वो जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, फाइनल डोजियर आप प्रोडक्ट जब तक उसको सबमिट नहीं, प्रोडक्ट आपने सबमिट किया लेकिन आपने डोजियर डॉक्यूमेंट्री सबमिट नहीं किया, तब भी आपका 40% मनी रुक सकता है। तो आप जब ये क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस बहुत इज इंपॉर्टेंट पार्ट, एक सिक्के का दोनों पहलू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल जो ड्राइंग है उसको रिव्यू करना है, कुछ भी कांड हो गया है टेक्निकल ड्राइंग में, ड्राफ्टिंग एरर है तो आपको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करके वो चेंजेस करवाना, वो इज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, पाइपिंग वाला तो करेगा ही, पाइपिंग का तो जो स्कोप है वो तो करेगा ही, लेकिन आपके वेल्डिंग में कुछ हो गया कि यहाँ पे फिलेट ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए। कभी कभी एक थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी पीआईडी था, उसने मुझे पकड़ा कि यार तुम सीवियर साइक्लिक कंडीशन है उसमें 1 इंच का तुम फिलेट मार रहे हो और सॉकेट ज्वाइंट कर रहे हो, ये सब तो गलत है। तो फिर मैंने देखा सर ये तो कोड में सॉरी ये हमारे ड्राइंग में है इसके लिए, तो उसने लिटरली ड्राइंग चेंज करवाया, और सही बात है उसकी कि उसने ड्राइंग चेंज करवाने के बाद फिर हमको बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, और ड्राइंग चेंज करवा के उसने दिया और पूरे जॉइंट को हमको काटना पड़ा। तो अगर पहले से ही वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये टेक्निकल पता होता कि यार सीवियर साइक्लिक में कभी भी सॉकेट जॉइंट नहीं आता है 1 इंच का या 2 इंच का, तो आप उस टाइम पे एक्शन ले सकते हैं, आपका पूरा वेल्डिंग जो है वो बच सकता है। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। विटनेस वेल्ड रिपेयर, ओके, विटनेस वेल्ड रिपेयर, वेल्ड रिपेयर कैसे आपको विटनेस करना है। आप सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ वेल्ड रिपेयर आता क्यों है, क्योंकि आप विटनेस प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा, आपने रूट प्रॉपर तरीके से देखा नहीं होगा। रूट कैसे देखते हैं, ऊपर का विंडो से, ऊपर का जो विंडो रहता है वहां से आपको रूट देखना रहता है, वहां पे विंडो खुला रखना पड़ता है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर आपको कॉल करता है और आप बोलते हैं ओके कोई बात नहीं तुम क्लोज कर दो, बराबर ही है ना, ऐसा नहीं चलेगा, आपको जाके विटनेस करना पड़ेगा। ओके, विटनेस करने के बाद कुछ अलग रीजन से आपका रिपेयर आया, तो रिपेयर का क्या प्रोसीजर है। रिपेयर आया तो आपको ट्रेसर लाना है, ट्रेसर लाने के बाद ट्रेसर कौन देगा, आरटी वाला देगा या फिर एनडीटी टेक्नीशियन है, एनडीटी हमारा सुपरवाइजर है वो आपको देगा, और रिपेयर वहां पे चिपकाना है ट्रेसर को वहां पे मार्क करना है, 1 इंच आगे 1 इंच पीछे एक्स्ट्रा मार्क करना है। ओके, मार्क करने के बाद आपको एक्सकेवेशन स्टार्ट करना है, फिर एक्सकेवेशन स्टार्ट करने के बाद डीपीटी को बुलाना है कि रिपेयर निकला कि नहीं निकला, और रिपेयर अटेंड करे, मतलब डीपीटी करना है। डीपीटी अगर ओके होता है, हमें लगता है कि रिपेयर निकल गया, वेल्डर को लगता है रिपेयर निकल गया, इतने डेप्थ पे था या रूट तक था, तो पूरा पंक्चर कर देना है। ऐसा करके पूरा आप रिपेयर अटेंड कर लीजिए। उसके बाद आपको ये रिपेयर प्रॉपर वेल्डर प्रॉपर मारता है वो भी आपके साथ में देखते जाना है। ओके, उससे पहले की बात, चलो रिपेयर आया तो आपको ट्रेसर जनरेट करना रहता है, वो ट्रेसर जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, वो मैं आगे आएगा थोड़ा बोलेगा कि उसका कौन से डायरेक्शन में आया, कौन से एंगल में आया, वो ट्रेसर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डिंग सुपरवाइजर का है, तो वो सब चीज करना चाहिए। ओके, प्रिपेयर एंड कंप्लायंस तो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड भी आपको करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ ये वेल्डिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, वेल्डिंग सुपरवाइजर का जो आज मुझे ये ब्रिजेश सर ने भेजा है उसी के हिसाब से हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। बाद में हम एनसीआर में पढ़ते हैं कि एनसीआर जो है वो क्यों आता है, किस कौन सी रीजन की वजह से एनसीआर आता है, कब कब एनसीआर रेज करना बहुत जरूरी बन जाता है, कब एनसीआर नहीं रेज करना है, एलबी क्या है, डीएसडब्ल्यू क्या है, डीएसडब्ल्यू2 क्या है, वो सब चीज आज हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन, देखो सुपरवाइजर जो है
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डिंग इंस्पेक्टर से भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो मनी ज्यादा भी लेता है ना। ऐसा नहीं है कि देखो सबका अपना अपना एक डिमांड है। वेल्डिंग सुपरवाइजर है तो उसका भी एक अलग ज्यादा ट्रेस वाला जॉब है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसका थोड़ा कम ट्रेस, मतलब ट्रेस तो उसको भी है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रेस नहीं है चलो हमारा हाथ ऊपर कर दिया वेल्डिंग इंस्पेक्टर है इसके लिए हम कुछ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग सुपरवाइजर है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ डब्ल्यूपीएस, डब्ल्यूपीएस बनाना, डब्ल्यूपीएच को कन्वर्ट करना, पीक्यूआर मैसेज उसको ट्रांसफर करना, उसको सपोर्टिंग पीक्यूआर सब चीज क्लियर करना, वो सब चीज वेल्डिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, दूसरी बात, कुछ भी चेंज आता है, चलो साइट में कुछ कांड हो गया कि भाई यहाँ पे ये डब्ल्यूपीएस हमारा नहीं चल सकता है लेकिन वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, तो वेल्डिंग सुपरवाइजर सॉरी इंस्पेक्टर है वो आपको इन्फॉर्म करेगा सुपरवाइजर को, सर यहाँ पे ऐसा ऐसा मसला है, ये हमको चेंज करवाना पड़ेगा। तो वो किसको करना है? वो वेल्डिंग सुपरवाइजर को करना है, कोई बाहर का कोई इंजीनियर आके नहीं करेगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं करेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चेंज करवाने का है वो सुपरवाइजर का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑल वेल्डिंग रिलेटेड प्रोसीजर company approval like shop and field procedure, welding consumable handling storage and procedure, weld repair, weld repair procedure, back purging procedure, gap control procedure। अभी मैं थोड़ा प्रोसीजर का बात किया है तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर निकाल देता हूँ, मेरे पास कुछ प्रोसीजर पड़ा है। तो क्या क्या आपको देखना चाहिए, कितने कितने प्रोसीजर होते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। यहाँ किसी को देखो, वेल्डर एंड डब्ल्यूपीएस क्वालिफिकेशन कंट्रोल ये बनाने का जिम्मेदारी आपका है, वेल्डिंग सुपरवाइजर का है। वेल्डिंग सुपरवाइजर को ये सब चीज करना पड़ेगा। वेल्डिंग कंज्यूमेबल एंड हैंडलिंग एंड स्टोरेज, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आपका सुपरवाइजर का है। वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर वहां पे आके कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हाँ, वो आपको डेटा कुछ भी चाहिए तो वो दे सकता है कि हाँ ये इतना या ये इतना या आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, आपको गाइडलाइन कर सकता है। गाइडलाइन तो नहीं बोलेंगे उसको, जस्ट आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लास्ट सुपरवाइजर का ही है कि सुपरवाइजर को कैसे कंज्यूमेबल को हैंडल करना है, कैसे स्टोरेज करना है, कितने टेम्परेचर में आप रखेंगे आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी में कितने ड्रॉवर है, आपकी कंपनी में कितने ये आपका क्या बोलते हैं ओवन है या स्टोरेज ओवन है या मदर ओवन है, कितने ओवन है, कहाँ कहाँ रखेंगे, कौन सी साइट पे रखेंगे, साइट में रखने के बाद आपका कितना वहाँ पे कौन कौन लोग प्रेजेंट रहेंगे, या फिर एक स्टोर कीपर वहाँ पे रहेगा और नाइट में एक दूसरा रहेगा, या 3 शिफ्ट है 8-8 घंटे का, तीनों वो मेंटेन करेंगे। वो मेंटेन नहीं करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा इंस्पेक्टर के सॉरी सुपरवाइजर के ऊपर आएगा। सुपरवाइजर को बराबर पीआईडी बम्बू फिट कर सकता है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। रेडिएशन सेफ्टी प्रोसीजर वो भी आपको सुपरवाइजर का बनाने का जिम्मेदारी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नाइट में एक जॉइंट है उसके जस्ट बगल में एक बड़ा पाइप है, पाइप के अंदर लोग सोते रहते हैं और यहाँ पे आरटी करके निकल जाते हैं टेक्नीशियन लोग। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा प्रोसीजर बनाओ कि उसमें सभी चेकलिस्ट आ जाए और सभी चेकलिस्ट के हिसाब से वो सब चीज कवर हो जाए। उसको पहले टंकोरा बजाना है जो भी है, मैं XYZ एग्जाम्पल हंसने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं, सीटी बजाओ या ऐसा करके, फिर आप एक अलार्म कोई सेट करो, फिर आप रेड कलर का वो मास्किंग पूरा करो और लाइन बाय लाइन उसको पूरा बारकोडिंग करो, ये सब चीज करने का। लेकिन ये सब चीज बनाएगा कौन? वेल्डिंग सुपरवाइजर बनाएगा। वेल्डिंग सुपरवाइजर बनाएगा तभी तो टेक्नीशियन और इंस्पेक्टर लोग फॉलो करेंगे ना उसको। ऐसा तो नहीं है कि वेल्डिंग सुपरवाइजर ने लिख दिया ओके ध्यान रखना चाहिए सब लोग को दूर हटाने का, फिर बारकोडिंग करने का और ओके हो गया, उसके बाद में आप आरटी स्टार्ट कर सकते हो, इतना लिख दिया और वैसा प्रोसीजर आपका अप्रूव हो गया। फिर वो कांड ये होगा कि इतना वो तो जो टेक्नीशियन है वो तो यही दिखाएगा, देखो सर यहाँ पे कोई अलार्म का नहीं लिखा है, इसके लिए हमने अलार्म नहीं बजाया। तो कुछ आदमी सोता रहेगा नाइट में, क्योंकि ये सब नाइट में ज्यादा एक्टिविटी होता है रेडियोग्राफी का, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको प्रोसीजर ही आप ऐसा बनाओ कि उसमें A to Z सब चीज कवर हो जाए। ओके, पाइपिंग प्रीफेब्रिकेशन एंड प्रोसीजर ये भी आपको बनाना है। प्रोसीजर फॉर वेल्ड जॉइंट रिपेयर एंड एनडीटी आइडेंटिफिकेशन, वेल्ड जॉइंट का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहली बार रिपेयर आया, दूसरी बार रिपेयर आया उसका भी, और वेल्ड जॉइंट इसको T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। आपका कंपनी का एक प्रोसीजर होना चाहिए, वो प्रोसीजर बनाने का जिम्मेदारी वेल्डिंग सुपरवाइजर का है। ओके, ये एक जितना भी प्रोसीजर है ना उसमें मैं बहुत सारे सेशन कर चुका हूँ, खोल खोल के समझा के 2-2 3-3 घंटे का, इसके लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्कस कर लेता, बाद में मुझे एनसीआर में जाना है इसके लिए। ओके, बैक पर्जिंग एंड पाइप वेल्डिंग,
बैक पर्जिंग का भी प्रोसीजर बनाने का आपका जिम्मेदारी है। अगर बैक पर्जिंग में कुछ ऐसा लिख दिया आपने कि खाली हम ऑक्सीजन आर्गन एनालाइजर से या फिर ऑक्सीजन मीटर से हम खाली चेक कर लेंगे, इतने अंदर से कितना ऑक्सीजन है इतना ही लिख देंगे, फिर कुछ ऐसा पोजीशन आएगा, समझो आपका एक पाइप है, पाइप में आपने लिखा, आपके प्रोसीजर ऐसा बनाया कि हम लोग आर्गन एनालाइजर या ऑक्सीजन एनालाइजर से जो भी है उसका जो इंस्ट्रूमेंट आता है उससे हम चेक करेंगे वो हमारा आर्गन कितना है, पर्जिंग प्रॉपर कितना हुआ है वो चेक करेंगे, ठीक है। इतना ही आपने लिख दिया। फिर ऐसा सिस्टम आया कि आपका रूट मार दिया, रूट मारने के बाद हॉट पास में आप कैसे चेक करेंगे भाई, वो तो रोड पूरा जॉइंट तो क्लोज हो गया है, पाइपलाइन बहुत लंबा छोड़ा है, उसके बीच में तो हम घुस नहीं सकते ना, पाइप में हमने जनरली वो फिट किया है, वाटर सोल्यूबल पेपर से हमने पर्जिंग का पेपर लगाया है, फिर हम कैसे चेक करेंगे। तो अगर आपको पर्जिंग का प्रोसीजर बना रहे हैं तो सब चीज कवर करना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेट करके कर सकते हैं, हम टाइमिंग मेंटेन करके कर सकते हैं, हमारा एक अलग से फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला के हिसाब से हम कर सकते हैं। पर्जिंग फॉर्मूला, पर्जिंग टाइम इज इक्वल टू ऐसा करके 4 × VT ऐसा करके आता है, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा आपकी प्रोसीजर में, आपकी प्रोसीजर में नहीं लिखा है तो एक पास रूट मार देगा, इसका मतलब तो ये होगा कि आपको पर्जिंग तो मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, ढंग ठिकाना है ही नहीं, और ऊपर से हॉट पास फाइनल मार दिया और अंदर पे पूरा रस्टिंग हो गया, क्रोमियम कार्बाइड बन गया, क्रोमियम ऑक्साइड बन गया, तो आपकी तो पूरी बम्बू बच जाएगी। तो आपको प्रोसीजर अच्छे से बनाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलॉय वेरिफिकेशन एंड प्रोसीजर पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन का मैं 2 घंटे का सेशन किया है यूट्यूब में कि आपका 2 टाइप का पीएमआई सिस्टम है, एक आपका एक्सरे फ्लोरोसेंट और आपका ऑप्टिकल इमिशन। एक्सरे फ्लोरोसेंट में प्रॉब्लम यह है कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस वो सब चीज हम इसमें मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइट इंप्यूरिटीज है, तो वो सब चीज मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई यूज करना पड़ेगा जिसमें कार्बन भी दिखाएगा, सल्फर भी दिखाएगा, फास्फोरस भी दिखाएगा। वैसा अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर 316L है उसका आपको पीएमआई करना है, आप वो घुमा घुमा के एकदम पोर्टेबल जो XRF है उसको जेब में लेके, मतलब गन वाला है उसको साथ में लेके या बैग में लेके आ जाएंगे, फिर आप वो वहां पे खड़े रह के चेक कर लेंगे, लेकिन उसमें एल है या एच है कैसे बताएगा, आपको तो वो बताएगा ही नहीं। एक्सआरएफ को आपको इतना बताएगा हाँ ये 310 है या 316 है, जो भी मटेरियल है वो बताएगा, लेकिन एल है या एच है, लो कार्बन वाला है या हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील है, तो आपको वो नहीं बताएगा ना। इसके लिए आपको ऑप्टिकल इमिशन उस टाइम पे करना बहुत जरूरी बन जाता है, तो ये सब चीज आपको करना है। फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन आपको ये प्रोसीजर में डालना है, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये प्रोसीजर में डालना है। फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन एंड आरटीआर, एफआरपी वो सब चीज भी आपको करना है। सॉकेट वेल्ड, थ्रेड वेल्ड एंड गैप कंट्रोल। ओके, सॉकेट जब फिटअप करते हैं आप, सॉकेट वेल्डिंग फिटअप करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, लोग आजकल क्या करते हैं, सीधा एक सॉकेट लेते हैं, छोटा सा एल्बो 90 डिग्री का एल्बो रहता है, उसके ऊपर पाइप घुसा देते हैं, सीधा ऊपर से टैगिंग मार देते हैं, वेल्डिंग हो गया, खता खलास। लेकिन गैप को कंट्रोल कैसे करेंगे मेरे भाई, वहां पे डिस्टोर्शन हो सकता है, वहां पे टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें वो लाइन लंबा हो सकता है, और लंबा होने की वजह से कांड ये हो सकता है कि आपका वहां से ब्लास्ट होने का चांस है। तो आपको गैप को, सॉकेट थ्रेड जो वेल्ड होता है उसको गैप को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो गैप जनरली 1.5 टू 3 टाइम 1.5 mm टू 3 mm तक होता है, तो वो गैप आप कैसे मेंटेन करेंगे वो सब चीज आपकी प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा करो, एक वॉशर डालो, पहले 3 mm का या 1.5 mm का वॉशर डालो, फिर ऊपर पाइप लगाओ, फिर उसको वाटर वॉशेबल भी वॉशर डाल सकते हैं, या आप कंटिन्यूस वो प्लास्टिक का वॉशर है वो भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी है आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा उसका। तो वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा वेल्डिंग सुपरवाइजर बनाएगा, आपको नहीं बनाने का, आपको तो उसको फॉलो करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनडीटी कंट्रोल प्रोसीजर, पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, जो भी आप एनडीटी करते हैं उसका जो जॉइंट जो है उसका वेल्डिंग साउंडनेस है वो कैसे चेक करेंगे, वो आपको एनडीटी का कंट्रोल प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। फिर हम उसको नंबरिंग सिस्टम कैसे देंगे, हम रिपोर्ट नंबर कैसे देंगे, वो सब चीज। हाइड्रोजन के बारे में भी है, ऐसा भी हाइड्रोजन ग्रेविटी टेस्टिंग एंड ये सब चीज हाइड्रोटेस्टिक है, उसके बाद प्रोसीजर हाइड्रोटेस्टिक उसका भी है, कंट्रोल, ये सब चीज है, लेकिन मैं जनरल ज्यादा इसमें नहीं बोल रहा हूँ। न्यूमेटिक टेस्ट का भी आपको बनाने का जिम्मेदारी है। उसके बाद पीएमआई टेस्ट करते हैं और एक्सरे फ्लोरोसेंट से करते हैं, तो उसका भी न्यूमेटिक टेस्ट, जैकेट पाइपिंग, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, वो सब चीज वेल्डिंग सुपरवाइजर का या वेल्डिंग मैनेजर का, ये सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत हमारा। ओके, देखो 3 टाइप के एनसीआर है। अभी इसमें कुछ डाउट है तो थोड़ा बोल दीजिए, तो डॉयल पहले हम डाउट सॉल्व कर देते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सर,
सर किसी को कुछ डाउट है वरना हम आगे बढ़ते हैं सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ब्रिजेश सर। विशाल सर। यस सर, यस सर, आवाज आ रही है ना? या सर आ रही है, वॉइस आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यस सर। अभी फैमिलियर हो जा रहे हैं ना, अभी बिल्डिंग इंस्पेक्टर और जो या जो बिल्डिंग सुपरवाइजर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सर सिमिलर हो जा रहा है ना। कि आपने बोला कि डब्ल्यूपीएस के अकॉर्डिंग डब्ल्यूपीएस जो है सुपरवाइजर को बनाना है, तो इंस्पेक्टर का रोल नहीं सिर्फ नहीं नहीं सर नहीं, पीक्यू डब्ल्यूपीएस में बनाने। सुपरवाइजर को अप्रूव करना है, उसका पूरा डेटा लिखना है, लेकिन आपको डिटेल जो है वो सब चीज कौन देगा सर? डिटेल जो है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर देगा। समझ रहे हैं ना सर? पूरा डिटेल जो है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर देगा। हमारा परसों का एक जो सेशन था सर, आप भी आई थिंक थे उसमें उसमें मैंने ये भी बात किया था कि हाँ हमारा सर। वेल्डिंग इंस्पेक्टर, सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा। यस सर। सर मैं ये बोल रहा हूं कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो सब चीज रूट बाय रूट रन से लेके हमारा फाइनल डीटी लैब तक पूरा डेटा कलेक्ट करेगा। वो डेटा जो है वो पूरा पीक्यूआर के अंदर घुसाड़ेगा, पीक्यूआर के अंदर पूरा लिखेगा, लेकिन वो अप्रूव नहीं कर सकता है। वो फिर उसको वो पेपर लेके फिर वेल्डिंग सुपरवाइजर के पास जाना पड़ेगा या वेल्डिंग इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा कि भाई सर हमारा ये है डेटा, ऐसा आया है, आप उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, या कोड के हिसाब से चेक करो, आपके प्रोसीजर के हिसाब से चेक करो, लेकिन इसको अप्रूव करो। वो फिर क्या करेगा? फिर देखो दूसरी बात, अभी वेल्डिंग सुपरवाइजर बैठ के भी वो टाइपिंग नहीं करेगा कि हाँ ये मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ है, ऐसा वो सब चीज इंस्पेक्टर को करना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज क्लियर होने के बाद आपको ऑफर, वैसे ऑफर तो नहीं बोलेंगे लेकिन प्रपोज करना है कि भाई सर आप अप्रूव करिए उसको, आप अप्रूव करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर वो अप्रूव कर देते हैं उसके बाद आगे उसको फॉरवर्ड करने का जिम्मेदारी फिर उसका है, बिल्डिंग सुपरवाइजर का है। ठीक है, फिर हमारा जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो पीआईडी को फॉरवर्ड करेगा, पीआईडी साइन करेगा, पीएमटी को चेक करेगा, पीएमटी का साइन करेगा, उसके आगे जो भी है उसके बाद अदरवाइज कोई कंसल्टेंट हायर किया है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आराम कौन है तो वो हायर करेगा, वो स्टैंप लगाएगा, थप्पा लगाएगा, साइन करेगा, तब जाके आपका डब्ल्यूपीएस अप्रूव होगा। समझ रहे ना बात? तो लिखना, कुछ कटिंग करना, कुछ डालना, घुसेड़ना, सब चीज इंस्पेक्टर का काम है, लेकिन अप्रूव करना, सब चीज को वेरीफाई करना, सब चीज को बराबर डॉक्यूमेंट में सब चीज अवेलेबल है, एज पर कोड अवेलेबल है, ये सब चीज करना वो सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अभी हम इसी में थे ना आई थिंक, रजिस्टर्ड वेल्डर सर्टिफिकेट। ओके, प्रिपरेशन रिव्यू ऑल वेल्डिंग प्रोसीजर। ओके, ये आ गया ना। रजिस्टर्ड वेल्डिंग सर्टिफिकेट मॉनिटर द क्वालिटी प्रोग्राम एंड एंश्योर द वेल्डर सर्टिफिकेट एंड परफॉर्मेंस बीइंग मेंटेन्ड अकॉर्डेंस विद गवर्निंग कोड एंड स्टैंडर्ड। आपको वेल्डर का पूरा सर्टिफिकेट जो है वो मेंटेन करने का जिम्मेदारी सुपरवाइजर का है। फिर वैसा सोचेगा, एक वेल्डर आएगा, सर हमें सर्टिफिकेट चाहिए, उसका काम फिनिश हो रहा है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनिश हो रहा है, फिर वहां पे मैनेजर वो सुपरवाइजर ऐसा बोलेगा कि यार मेरा भूल गया कहाँ पे है वो मुझे पता नहीं है। ये सब चीज घंटा भी नहीं चलेगा। आपको पूरा मेंटेन जो है एक एक्सेल शीट में भी मेंटेन करना पड़ता है तो एक्सेल शीट में, या फिर उसका पूरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव करना है तो उसका एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड, एक जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड उसके लिए ऑलरेडी एसएईएस है, कैसे ट्रैकिंग रिकॉर्ड करना उसके लिए ऑलरेडी है ही, ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन आपको ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपके एक प्रोजेक्ट है और लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें तो 1500 2000 पीपल रहेंगे, वो वेल्डर रहेंगे, तो वो वेल्डर को पूरा कंट्रोल कैसे करेंगे आप? फिर कुछ लोग घर पे जाएंगे 6 मंथ के बाद आएंगे या 3 मंथ के बाद आएंगे, कुछ लोग रिजाइन मार के जाएंगे, फिर वो कुछ नए वेल्डर आएंगे, उसका रिक्वालिफिकेशन हो गया है उसको रिक्वालिफिकेशन, कुछ वेल्डर रिवॉक हो गए उसको फिर वापस जुगाड़ करके घुसाना, तो ये सब चीज को मेंटेन कौन करेगा? उसके लिए कोई अलग से कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा मेंटेन करने के लिए। हाँ, वेल्डिंग सुपरवाइजर है, उसके नीचे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को कुछ लोगों को रख सकता है, वो रखेगा, लेकिन सब चीज का निगरानी रखना, सब चीज को मेंटेन करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डिंग सुपरवाइजर का है, तो आपको वो सब चीज करना पड़ेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। प्रिपरेशन एंड रिव्यू द प्रोजेक्ट एंड स्टेटस रिपोर्ट। आपको प्रोजेक्ट का वेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। सबसे डेंजरस चीज, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारा इसमें लोग फंसते हैं। आपको कितना वेल्डिंग मारा है
आपके जॉब में ये लास्ट वीक जो गया, वो लास्ट वीक में 1000 जॉइंट वेल्डिंग हुआ या 2000 जॉइंट वेल्डिंग हुआ, वो सब चीज कैसे चेक करना पड़ेगा? वो आपको पूरा वेल्डिंग इंस्पेक्टर को देगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर से डिटेल मिलेगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर सिस्टम में घुसाड़ेगा, सिस्टम से भी आप डिटेल निकाल सकता है, या फिर आपको एज अ ट्रैकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम में जो है हमारा यहाँ पे अभी आरामको का जो रनिंग सिस्टम है, वैसे सिस्टम से भी हम लोग सबको कंट्रोल कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा कि हाँ 10 वेल्डर है, उसका एक का पोरोसिटी आया, एक का लेक ऑफ फ्यूजन आया, एक का ये आया, एक का पोरोसिटी आया, सबका असेसमेंट सबमिट करना, वो सब चीज बिल्डिंग इंस्पेक्टर करेगा, लेकिन उसको फिर प्रेजेंट करना, उसके मैनेजर को प्रेजेंट करना, वो सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्डिंग इंस्पेक्टर डायरेक्ट फिर मैनेजर के पास नहीं जाएगा कि सर हमारा ये हो गया है, हमको ये क्लियर कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वेल्ड रिपेयर असेसमेंट आजकल क्या है, इसके ऊपर ज्यादा डेविएशन होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वेल्डर का रिपेयर तो आता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से, आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो रिपेयर असेसमेंट सबमिट नहीं करता है, ट्रेसर रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं करता है। वेल्डर का रिपेयर आया तो उसको रूट कोज लिखना पड़ेगा, भाई तुम्हारा घर पे कोई कांड हो गया है, तुम्हारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई फिलर में प्रॉब्लम है, तुम्हारा टंगस्टन में प्रॉब्लम है, तुम्हारा टॉर्च में प्रॉब्लम है, तुम्हारा वेल्डिंग मशीन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों आया वो पहले वेरीफाई करो, रूट कोज तक पहुंचो, एकदम डेप्थ तक जाओ। अरे यार हम लोग तो इतना इतना करते थे, हम तो रूट कोज में ऐसा भी कुछ कुछ वेल्डर ने हमें बोला है एकदम कि भाई सर हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम है और मेरा तबीयत भी खराब है और सैलरी भी 2 मंथ का नहीं हुआ है, ये सब चीज भी रीजन हो सकता है। तो आपको जो भी है XYZ जो भी रीजन है वो, लेकिन आपको रीजन लिखना पड़ेगा ट्रेसर रिपोर्ट में, आपका असेसमेंट रिपोर्ट में। ये सब चीज नहीं लिखेंगे और आप सबमिट नहीं करेंगे अगर इंस्पेक्टर को, सुपरवाइजर को, तो सुपरवाइजर इंस्पेक्टर के ऊपर बम्बू कर सकता है, इंस्पेक्टर का कंप्लेंट कर सकता है, इंस्पेक्टर के ऊपर एक्शन ले सकता है। ओके, तो ये असेसमेंट चलो सबमिट किया, समझो आपके प्रोजेक्ट में 1500 वेल्डर है, 1500 में बहुत सारे इंस्पेक्टर है, करीबन 10 के हिसाब से गिनो तो बहुत सारे वेल्डर इंस्पेक्टर हो गए, 150 से भी ज्यादा हो गए, चलो उतना आपका इंस्पेक्टर है, सभी लोग असेसमेंट सबमिट करेंगे, तो वो असेसमेंट को सिस्टम में चढ़ाना, वो असेसमेंट को प्रेजेंट करना, उसका सभी का असेसमेंट का एक फाइनलाइज करना कि देखो बहुत सारा पोरोसिटी आया, करीबन 20 रिपेयर आया, 20 में से 18 वेल्डर का पोरोसिटी आया, तो उसका मतलब क्या है, कहां पे लोग गलती कर रहे हैं, वो सब चीज का निकाल के आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर मीटिंग करना पड़ेगा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर पूरे लोगों को साथ में इकट्ठा करके समझाना पड़ेगा, भाई आपके एरिया में कांड हो गया है, आपके एरिया में कांड हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यूज करो, ऐसा टेक्निक चेंज करो, या फिर वेल्डर को समझाओ ऐसा करो, आपको पुश मारो, मतलब पुशमेंट एक होता है ना, लोड को पुश करना, लोड को क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं उसका पुशमेंट करना, वो सब चीज सुपरवाइजर का जिम्मेदारी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनडीटी ट्रैकिंग का भी मैं समझाया। ओके, कंडक्ट द रूट कोज एनालिसिस एंड वेल रिपेयर, आइडेंटिफाई इंप्लीमेंटेशन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, ये मैं जल्दी बोल गया, मुझे पता नहीं था यहाँ लिखा, आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर एंड क्लोजिंग द एनसीआर एंड एलबी। सबसे पहले एनसीआर एंड एलबी है क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत बोल देता हूं। देखो 3 टाइप का डेविएशन होता है, एक तो माइनर डेविएशन होता है, थोड़ा उससे डेंजर वाला डेविएशन होता है, और सबसे डेंजर वाला डेविएशन। माइनर, मॉडरेट एंड मेजर, ये तीनों टाइप के डेविएशन है। अगर माइनर है तो क्या होता है, एलबी जनरेट होता है, अगर मॉडरेट है तो एनसीआर जनरेट होता है, अगर मेजर है तो डब्ल्यूएस जनरेट होता है। ओके, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आगे आएगा तो मैं बोलेगा, नहीं अभी थोड़ा बोल देते हैं। चलो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है एक बार एनसी जनरेट करता है तो क्या होगा, पीआईडी उसको देखेगा, इंटरनल एनसी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपका समझो एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी एकदम शॉप फ्लोर पे काम करने वाला कंपनी है, उसके ऊपर थर्ड पार्टी के लिए एक पेट्रोफेक है, उसके ऊपर आरामको है, तो क्या होगा, वो जो एकदम ग्राउंड फ्लोर करने वाला है उसका भी क्वालिटी इंजीनियर होगा, पेट्रोफेक का भी क्वालिटी इंजीनियर होगा, आरामको का भी पीआईडी और पीएमटी होंगे, तो सभी लोगों को एनसी जनरेट करना है क्या, कौन कौन करेगा, तो आप अगर आपका जो एकदम लास्ट कॉन्ट्रैक्टर है, जो परफॉर्म करता है, जो फैब्रिकेशन करता है, जो हमारा मेंटेन करता है सब चीज, वो खुद उसके क्वालिटी डिपार्टमेंट वो जनरेट करेंगे एनसी, तो उसको इंटरनल एनसी बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर इंटरनल एनसी। वो अगर जनरेट किया तो फिर आपको उस टाइम पे पीआईडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सर हमारे शॉप में कांड हो गया है, एक वेल्डर ने आज जेसीसी कार्ड नहीं लाया है, रूम पे भूल गया है और वो गलती से वेल्डिंग भी मार दिया है, और मैंने फिटअप भी चेक नहीं किया था, उसने मुझे ऑफर भी नहीं किया पाइपिंग वालों ने, और
और उसके बाद आप उसके ऊपर एनसी मारेंगे कि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंस्पेक्शन वेल्डर वेल्डिंग द जॉइंट एंड ऑल्सो वेल्डर हैव अ नो जेसीसी कार्ड, ऐसा करके आप उसका रेफरेंस लेके पूरा मार दो उसको एनसी। तो वो एनसी मारने के बाद आपको पीआईडी को इन्फॉर्म करना है। अगर वो मॉडरेट और मेजर है, वो कोई भी वायोलेशन है, अगर छोटा वायोलेशन है तो फिर माइनर है तो उसको 6 मंथ तक उसको वैलिडेट, तो वो एनसी आपको 6 मंथ के अंदर क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर रिपीटेटिव विद इन 6 मंथ के अंदर, तो ठीक है, वहां पे 6 मंथ मुझे नहीं बोलना चाहिए, वहां पे 6 वीक ऐसा कुछ है, आगे आएगा तो मैं समझाएगा। लेकिन अगर वो एनसी 6 वीक समझो 42 डेज है, 42 डेज के अंदर आपको क्लोज करना रहता है। अगर आपने एग्जांपल के तौर पे क्लोज नहीं किया तो वो क्या होगा, आपका रिपीटेटिव एनसी, मतलब वो एनसी दूसरे एक चीज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद तीसरे में कन्वर्ट होगा, जो मैं यहाँ पे दिखाया आपको। अगर कोई भी एनसी आप क्लोज नहीं करते हैं, कोई भी एनसी क्लोज नहीं करने के बाद उसका रिपीटेटिव होता है, तो वो फिर WS बन जाता है। अगर WS भी वो वापस वही सेम चीज रहता है तो DWS2 बन जाता है। DWS2 के बाद DWS 1 या 2, उसके बाद 3 के बाद आपका कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आपको सऊदी आरामको कभी भी काम नहीं देगा, या एंड यूजर कोई भी है वो आपको कभी भी काम नहीं देगा। तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, एनसी तो मारने का दूर, इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। मतलब होता है, कुछ कंपनियां अभी स्टैंडर्ड कुछ फॉलो कर रही है, लेकिन लोग डरते हैं आजकल। क्वालिटी वाले क्या करते हैं, कौन एनसी मारेगा यार, मेरे को ही जनरेट करना, मेरे को ही क्लोज करना, कौन ये मगजमारी करेगा, ऊपर से इतना सारा लोड है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एनसी जो है हमारा, एनसीआर है, वो हमारा ब्रह्मास्त्र है, उसको हमको यूज करना पड़ेगा। हमारा को क्वालिटी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए ही हम डाल रहे हैं ना, कुछ हमारा कोई नया कोई जुगाड़ करने के लिए, हम पैसा खाने के लिए, कुछ अलग से चीज मेंटेन करने के लिए तो नहीं डाल रहे भाई। हम लोगों को तो क्वालिटी मेंटेन करना है। अगर वहां पे क्वालिटी मेंटेन करने में कुछ गड़बड़ किया, स्पेसिफिकेशन में लिखा था कि ऐसा होना चाहिए और आपने कुछ अलग कर दिया, तो भी ये कांड हो सकता है। ओके, अभी एनसी आता क्यों है, तो फोर्ज क्वालिटी डॉक्यूमेंट। ओके, क्वालिटी डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं करते, मतलब सबमिट नहीं करते हैं, तब भी आपको मेजर बोलते हैं, ठीक है। वायोलेशन जो है, यहाँ पे थोड़ा वायोलेशन का टाइप बोल देता हूँ, मेजर वायोलेशन, ठीक है, वो थोड़ा मेजर वायोलेशन है। ओके, उसके बाद प्रोक्यूरमेंट एंड और इंस्टॉलेशन कॉन्फिडेंस मटेरियल क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद नॉन इंस्पेक्शन मटेरियल एंड डिसाइड इनिशियल वायोलेशन कैटेगरी। ओके, कुछ चीज का आपने प्रोक्यूरमेंट किया, समझो आपने इलेक्ट्रोड लेके आए, फिर आपने चेक किया, अरे यार इसका तो सर्टिफिकेशन है ही नहीं, ये तो गलत इलेक्ट्रोड आ गया है। तो गलत इलेक्ट्रोड आ गया है तो ऐसा वर्बली नहीं बोलना है, भाई तुम्हारा गलत इलेक्ट्रोड आ गया, वापस लेके जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसके ऊपर एनसी डालना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आपका कितना कॉस्ट गया, कितना कंट्रोलिंग सिस्टम गया आपका। एक तो व्हीकल गया, व्हीकल के बाद आपका मैनेजमेंट ने पूरा वहां पे फोर्स किया वो लाने में, वो पेट्रोल डीजल वो सब चीज मेंटेन करो। उसके बाद टाइम कितना आपका वेस्ट गया, कितने लोगों इनमें इन्वॉल्व हुए, वेल्डिंग इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोगों ने मंगवाए, मेल किया होगा, आपका कितना कॉस्ट गया होगा। तो आप क्या उसको ऐसे ही जाने देंगे वो कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, उसको एनसी डालना है आपको, मतलब एक्शन लेना है, एनसी डालो, एलबी डालो, जो भी ये डालो, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट विद इंक्लूड एनी मॉडरेट सऊदी आरामको इंजीनियरिंग, मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट विदाउट सिक्योरिंग द रिक्वायरमेंट वीवीआर अप्रूव द एप्लीकेशन मैनेजमेंट लेवल अथॉरिटी, तब भी आपको ये सब चीज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनअवेलेबिलिटी अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर क्यूए मैनेजर और कॉन्ट्रैक्ट क्यूसी मैनेजर। ओके, कभी कभी क्या होता है, कंपनी अभी स्टार्ट होता है, ठीक है, कंपनी का अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होता है, लोग इतने, अभी तो बहुत सारे लोग कंजूस हो गए हैं अभी मार्केट में, ठीक है, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट नहीं डालेंगे, इतना लोग कंजूस हो गए, तो क्या होगा, तो कोई कंपनी अभी स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा कि वो मैनेजर को नहीं लेके आएंगे, अरे यार अभी थोड़ी देर चलेगा, थोड़े दिन चलेगा, 1 मंथ तक चलेगा, तो 1 मंथ का सैलरी बच जाएगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है, कि भाई क्वालिटी जो क्यूए मैनेजर है या क्यूसी मैनेजर है उसको वो कंपनी को मिला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज नहीं चलेगा, आपको कुछ डिप्यूटेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 11 वेल्डर है और साइट का वर्क है, तो आपको वेल्डिंग इंस्पेक्टर 2 वहां पे मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर मेंटेन करेगा वो 11 को, तो वो 11 के लिए आपको एलबी या एनसीआर जो भी है XYZ आपको डिविएशन आ सकता है, तो वो डिविएशन नहीं चलेगा, उसका भी
रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन इंडिया पे क्या होता है, 50 बिल्डर 80 बिल्डर होता है, लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्टर ओनली वन। बिल्डिंग इंस्पेक्टर तो का तो नामो निशान नहीं प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर में होता है, मैं देखा है, लेकिन प्रोजेक्ट में मैं बहुत सारे 3-4 प्रोजेक्ट किए, उसमें तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर तो होता ही नहीं है, बस क्वालिटी इंस्पेक्टर को ही सब देखना है, उसके ऊपर पूरा ट्रेस है, तो उसी की वजह से वो भी सब जगह भाग नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको वो सब चीज मेंटेन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। Commencing of the special process activity specified in schedule Q without approval procedure person। कभी कभी क्या होता है, आपका प्रोसीजर अप्रूव नहीं है, समझो एग्जांपल के तौर पे आपका पर्जिंग प्रोसीजर अप्रूव नहीं है, ठीक है, और आपका जॉइंट काम स्टार्ट हो गया, आपने एक पर्जिंग आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से पर्जिंग कर दिया, फिर आपने वेल्डिंग मार दिया, तो क्या वो चलेगा? घंटा भी नहीं चलेगा। आपको पहले प्रोसीजर को अप्रूव करवाना पड़ेगा, बाद में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिना ही लोलम लोल कर नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भी एक डेविएशन बन सकता है, ये एग्जांपल है डेविएशन के, ठीक है। कॉन्क्रीट एंड एस्फॉल्ट प्लेसमेंट विदाउट प्री अप्रूवल ऑफ बैचिंग प्लांट एंड मिक्स डिजाइन। अगर आपका प्लांट अप्रूव नहीं है और वहां पे आपने प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी वन ऑफ द डेविएशन है, ठीक है, मॉडरेट डेविएशन है। वो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको खाली इतना समझना है डेविएशन कैसे कैसे आता है। यूज ऑफ नॉन अप्रूवल थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपका एंड यूजर है, उसने बोला कि भाई ये कंपनी को आपको इनवाइट नहीं करना है, इतना कंपनी ही अप्रूव है, इतना कंपनी को ही, एग्जांपल के तौर पे थर्ड पार्टी होता है ना कि यहाँ पे फ्रीलांसर नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कोई EI अप्रूव है वैसे इंस्पेक्टर को ही लाना पड़ेगा, या TUV है, या फिर आपका लॉयड है, या फिर आपका SGS है, उसी लोगों को ICS को लाना है, इतने कुछ उसने नाम लिख दिए है, उतना ही लाना है। लेकिन आप कुछ अलग ही कुछ घंटे वाला लेके आएंगे, अलग से ही मार्केट से उठा के, कोई भी इंस्पेक्टर कम कॉस्ट देता है ऐसा करके आप लेके आएंगे तो नहीं चलेगा। आपका जो अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर है, अप्रूव्ड आपका डिजाइन है, अप्रूव्ड आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी जो एंड यूजर ने पास किया है, उसी के हिसाब से आपको लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। थर्ड पार्टी भी आप अलग से नहीं ला सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग वर्क विदाउट IFC ड्राइंग और नॉट सबमिटेड रिक्वायर्ड क्वालिटी डॉक्यूमेंट एज पर शेड्यूल क्यू। देखो स्टार्टिंग वर्क विदाउट, देखो ऐसा लिखा है ना, इसने क्लियर लिखा है, स्टार्टिंग वर्क विदाउट IFC ड्राइंग, मतलब आपके पास ड्राइंग ही नहीं है और बड़ा अलातुल काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा होता है, मैं देखा है कि क्या होता है, कभी कभी कुछ ड्राइंग में चेंज होता है, ठीक है, कि एल्बो पे जब हम T लगा देते हैं, या एल्बो 90 डिग्री का है उसमें 45 डिग्री का, कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है। देखो साइट है, साइट में बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता है, लेकिन ऐसा आता है, तो इसका मतलब क्या है, फिर आपको काट के लगा देना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगाना है मेरे भाई। आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास फिर अप्रूव ड्राइंग आ गया उसका 45 डिग्री वाला लगाने वाला, 90 डिग्री का एल्बो ड्राइंग में है तो 90 डिग्री का ही लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको कुछ चेंज करना है, वो वहां पे फॉल हो रहा है, ड्राइंग में गलत है, तो आपको पहले ड्राइंग अप्रूव करवाना पड़ेगा 45 का घुसा के, फिर आप वहां पे नहीं कोई बात नहीं तुम कर देना, मैं ड्राइंग बाद में चेंज कर देगा। ये बाद में चेंज करने का चलता वर्ड है ना, वो नहीं चलेगा, आपको पहले वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, प्लेसिंग द RVL इंस्पेक्टेबल मटेरियल एंड इक्विपमेंट विथ अनअप्रूव्ड सोर्स। मतलब आपको बोला कि वेल्डिंग जो मशीन है वो ये कॉन्ट्रैक्टर से नहीं लाना है, ये 5 कॉन्ट्रैक्टर ये एंड यूजर ने फिक्स किए हैं या आरामको ने फिक्स किए हैं वही लाना है, लेकिन आप लेके आएंगे दूसरे ही कोई कंपनी का कम कॉस्ट देने वाला, तो भले ही अच्छे क्वालिटी वाला भी लाए या कम कॉस्ट वाला लाए, लेकिन आपको वहां पे ये सब चीज नहीं चलेगा। आपको वहां पे डेविएशन जनरेट हो सकता है कि आपको जो बोला इक्विपमेंट वैसा ही लाना चाहिए था, वरना तो यहाँ पे आपको पता ही है चाइना का भी एक टॉय मिलता है और जापानीज का भी टॉय मिलता है, दोनों में हम क्यों चाइनीज का नहीं लेते हैं, हम क्यों जापानीज का लेते हैं? क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है मेरे भाई। तो एंड यूजर ने भी जितना कॉस्ट दिया है उसके हिसाब से डिसाइड किया है कि इतने कॉन्ट्रैक्टर को लाना है, उसके अलग से नया कोई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लाना है, तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Carrying out modification work acceptable system and process related without ऐसे approved। अगर कैरिंग आउट मॉडिफिकेशन वर्क, देखो ये बहुत सारा कांड होता है यहाँ पे मॉडिफिकेशन वर्क में। मॉडिफिकेशन वर्क में क्या होता है कि साइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि कुछ जॉइंट फिट नहीं बैठता है, कहाँ पे कोई हमारा मटेरियल फॉल करता है, कहाँ पे कोई
हमारा जो सपोर्ट है वो फॉल करता है, कहाँ पे जमीन आ जाता है, सीधा जमीन के अंदर जाने का है तो वहाँ पे कुछ फाउल होता है, कुछ जगह पे टावर का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज जो है, मैं कूलिंग टावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कूलिंग टावर में यहाँ पे टावर मतलब वो हमारा इंटरनेट वाला टावर नहीं, ठीक है, कूलिंग टावर में कुछ कांड हो गया, फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट बनाने में कुछ कांड हो गया, तो मॉडिफिकेशन करना पड़ता है आपको, ड्राइंग में मॉडिफिकेशन, जॉइंट में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो आप सऊदी आरामको का अप्रूवल लिए बिना आप मॉडिफिकेशन ड्राइंग में अपने प्लानिंग इंजीनियर को बोल देंगे कि सर यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया है, तो घंटा भी नहीं चलेगा, आपको बराबर बम्बू पड़ सकता है, पीआईडी आपको बम्बू दे सकता है, पीएमटी आपको बम्बू दे सकता है। तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। ओके, prevention and storage of equipment and material classification inspectable and are accordance with approved quality plan and schedule Q। कभी कभी क्या होता है, क्वालिटी प्लान में लिखा है कि आपका 100% आपका आरटी करना है, लेकिन वो क्या करेंगे, सपोर्ट का आरटी है सर, सपोर्ट तो स्ट्रक्चर है, वो तो आईटीपी में तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आईटीपी में वो भी नहीं लिखा है ना ये प्रेशर वेसल का है या इसका है, इसका है कॉमन आईटीपी है, उसमें लिखा है कि 100% आरटी ऑफ ऑल ग्रूव जॉइंट। तो आपको तो कुछ कहाँ भी कैसे भी ग्रूव जॉइंट आए तो आपको वो करना पड़ेगा, भले ही गलत है या सही है। हाँ, अगर गलत है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप आईटीपी में रिवाइज करवा दो, आईटीपी चेंज करवा दो, लेकिन जब तक चेंज नहीं होता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पूरा जॉब को खड़ा कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में अप्रूव करवा, बाद में कुछ घंटा भी अप्रूव नहीं करवाते। बहुत सारा ऐसा मिस्टेक की वजह से हमारा प्लांट रुक जाता है काम करने में, पता है, और उसी की वजह से आपको अप्रूव जो है उसी के अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से चलना है, अप्रूव आपका आईटीपी के हिसाब से चलना है, अप्रूव्ड प्रोसीजर के हिसाब से चलना है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इंटरनल एनसीआर नॉट रिजॉल्व एट अप्रूव्ड कंप्लीशन टाइम। अगर आपको ऐसा बोला कि 42 डेज में आप एनसीआर क्लोज कर दो, लेकिन फिर भी वो एनसीआर अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तब भी कांड हो सकता है, आपको फिर वो एनसी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है आगे, मतलब आगे उसका एक्शन हो सकता है आपके। फेलर टू कॉन्ट्रैक्टर एंड क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड इट बैच प्लांट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड रिक्वायर द शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू क्या है, सबसे यहाँ पे बहुत सारे बार आया शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू मतलब ऐसा चीज, आपका एंड यूजर जो है उसका, आपका बीच में कॉन्ट्रैक्टर है जो बीच में कोई थर्ड पार्टी रखा है वो, और आपका एंड हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो, उसके बीच में कुछ चीज का बातें होता है, कुछ चीज उसको एक क्लेरिफाई करते हैं कि आपका वेल्डिंग मशीन 6 मंथ तक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका एक इंस्पेक्टर है उसको 10 ही, आप एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसके नीचे 10 ही वेल्डर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका 6 सुपरवाइजर है या 3 सुपरवाइजर है, सॉरी नॉट सुपरवाइजर, 3 इंस्पेक्टर या 6 इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर एक वेल्डिंग सुपरवाइजर होना चाहिए। तो ये सब चीज कहाँ लिखा है मेरे भाई, तो मेरे भाई ये सब चीज शेड्यूल क्यू में लिखा रहता है। तो आप शेड्यूल क्यू पढ़ेंगे, किसी को चाहिए, मेरे पास एक शेड्यूल क्यू पड़ा है आपको स्टडी करने के लिए। आपको शेड्यूल क्यू मतलब 1 पेज का 2 पेज का ऐसा घंटा भी नहीं होता है, वो बहुत लंबा चौड़ा रहता है, उसमें तो सब चीज लिखा रहता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके जब तक प्लांट स्टार्ट नहीं होता तब सब चीज का एक पीओ, वन टाइप ऑफ पीओ, नॉट अ पीओ बट एक पीओ जैसा होता है, उसमें सब चीज मेंशन किया रहता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, ये कोड को फॉलो करना है, ये आपको इतना इंप्रूवमेंट में ध्यान देना है, इसको बोलते हैं शेड्यूल क्यू। ओके, कॉन्ट्रैक्टर फेलियर द कंडक्ट द कंप्लीटेशन क्वालिटी सिस्टम ऑडिट एज पर शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू में ऑडिट का भी सिस्टम लिखा रहता है कि आपको हर 1 मंथ में आपको 1 ऑडिट करवाना है। तो आप अगर 1 मंथ में 1 ऑडिट नहीं करवाएंगे आपके प्लांट का तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे केसेस है, लेकिन मैं अभी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, अभी टाइम भी हमारे पास कम है। क्वालिटी कंट्रोलर contractor failure to conduct the 6-month management review meeting and submit the result of the recommendation and Saudi Aramco at a प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको मीटिंग लेना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, वो सब चीज़ भी देखो। कभी कभी क्या रहता है, शेड्यूल क्यू में ऐसा लिख दिया रहता है कि हर आपको 1 वीक में 1 मीटिंग वेल्डिंग इंजीनियर है या तो या फिर वेल्डिंग सुपरवाइजर है उसको वेल्डिंग इंस्पेक्टर को लेना है, या फिर पर डे आपको वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको पर डे वेल्डर को ट्रेनिंग लेना है। तो ये सब चीज़ लिखा रहता है, तो उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं किया, किसी को पता चला, पीआईडी को पता चला कि यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, तो आपके ऊपर बम्बू फिट कर सकता है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। इनसुफिशिएंट क्यूसी मैन पावर, क्यूसी मैन पावर नहीं है, आपके पास 150 वेल्डर है,
सॉरी नॉट 150, 50 वेल्डर है समझो, तो 50 वेल्डर के हिसाब से आपको इंस्पेक्टर कितने चाहिए? अगर साइट का काम है तो ठीक है, शॉप का काम है तो 15 वेल्डर का हिसाब से पर इंस्पेक्टर डिवाइड होता है, लेकिन साइट का काम है, आपके पास 50 वेल्डर है तो आपको 5 इंस्पेक्टर चाहिए ही चाहिए, दिस इज कंपलसरी। अगर आप 6 इंस्पेक्टर रखेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 4 इंस्पेक्टर रखे तो आपको बम्बू कर सकता है मैनेजमेंट, जो एंड यूजर है वो या फिर बीच का थर्ड पार्टी है वो। आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। क्वालिटी देखो, ये पॉइंट है ना, बहुत सारा मसला है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों को इतना 150 वेल्डर है तो लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्टर कितने होंगे? 2 ही होंगे, 3 ही होंगे। तो ये सब चीज़ हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम ही इन्फॉर्म नहीं करेंगे हमारे मैनेजर को, सर यहाँ पे एक इंस्पेक्टर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा 1-2 इंस्पेक्टर लेके और थोड़ा आओ, तब जाके हम यहाँ पे बराबर काम कर सकते हैं, वरना भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, ऐसा सिस्टम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आप ही को होगा। ठीक है, ओके ओके। अगर आपके पास स्ट्रेस ज्यादा है, देखो कोई भी इंस्पेक्टर है उसके पास स्ट्रेस अगर ज्यादा होता है तो वो प्रॉपर तरीके से क्वालिटी को इंश्योर नहीं करेगा। भले आपको ऐसा गिना जाएगा आपके पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है, लेकिन क्वालिटी डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से इंश्योर नहीं कर पाएगा क्वालिटी को। समझ रहे हैं ना बात? Okay, contractor failure to perform the implementation inspection as per approved ITP without adequate notification and justification hold point activity। अगर आपका कुछ चीज में होल्ड पॉइंट है, समझो आपका हाइड्रो टेस्ट है वो होल्ड पॉइंट है, तो आपको हाइड्रो टेस्ट है वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे, आप बिना किसी को पूछे, बिना किसी को इंफॉर्मेशन दिए, बिना विटनेस होल्ड करवाए आप जैसे ही हाइड्रो कर दिया, फिर हाइड्रो के बाद आगे का स्टेज में फॉलो कर गए, तो दिस इज द बिग मेजर इफेक्ट, दिस इज द मॉडरेट वायोलेशन कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे पीछे वायोलेशन कैटेगरी दिया गया है, वो आप थोड़ा देखते जाइए, मेजर, मॉडरेट एंड माइनर ऐसा करके। मेजर मतलब डेंजर कैटेगरी, मॉडरेट मतलब थोड़ा उससे लोअर कैटेगरी, और माइनर मतलब उससे भी थोड़ा कम लोअर कैटेगरी। ठीक है, तो ये सब चीज आप देखते रहिए, लेकिन आपको एनसी तो बनेगा ही या एलबी तो बनेगा ही ये सब चीज की वजह से। ठीक है, आपने होल्ड पॉइंट था, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं ये सब बोलूं कि आपका कोई मॉडिफिकेशन जॉइंट का वेल्डिंग हो रहा था, वहां पे अगर सऊदी आरामको या फिर एंड यूजर का होल्ड पॉइंट है और आपने वो होल्ड पॉइंट चेक नहीं करवाया, आगे बढ़ गए, वेल्डिंग को बिना किसी को इन्फॉर्म किए वेल्डिंग मार दिया, वेल्डर को बोल दिया तू मार दे वेल्डिंग, और वेल्डिंग मारने के बाद वो जो एंड यूजर है आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, क्योंकि आप उसका होल्ड पॉइंट था, आपने नहीं दिखाया, आपने काला कांडी काम कर दिया, पता नहीं ब्लैक काम किया ऐसा। Contractor failure to perform the implementation inspection for approved ITP without adequate notification and justification। विटनेस, अगर विटनेस है, देखो होल्ड पॉइंट मतलब ऐसा चीज, होल्ड पॉइंट, विटनेस, सर्वेलेंस, ये सब का थोड़ा पहले मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा बार बार वर्ड आ रहा है। होल्ड पॉइंट मतलब आपको इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा हाइड्रो जो है वो ये तारीख को लेने वाला है, आप पहुंच जाइए, वरना हमको भी प्रॉब्लम है, आपको भी वहां पे, इसके बाद हम आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका होल्ड पॉइंट है। होल्ड पॉइंट मतलब कि वो जब तक नहीं देखता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ाना है आपकी सिस्टम को। एंड यूजर या जिसका भी, अगर एंड यूजर का होल्ड पॉइंट है या सऊदी आरामको का होल्ड पॉइंट है या फिर आपका जो बीच वाला जो कोई थर्ड पार्टी है उसका होल्ड पॉइंट है, तो आपको उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा विथ मेल में या फिर आरएफआई से भी आप दे सकते हैं या मेल से भी दे सकते हैं। उसको आपको इन्फॉर्म करने के बाद फिर वो आएगा, वो चेक करेगा, वो साइन करेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। विटनेस का मतलब आपको इन्फॉर्म उसको करना ही है कि भाई हाँ आपका ये हाइड्रो है वो विटनेस पॉइंट है, आपको इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, वेदर आप आरएफआई से आप में इन्फॉर्म करो या फिर आप उसको मेल करके इन्फॉर्म करो या टेलीफोन करके। टेलीफोन तो अभी नहीं वैलिड है, अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है, मतलब टेलीफोन से आप बोलेंगे तो चल जाएगा ऐसा नहीं है अभी, लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता है, टेलीफोन से बोल देते हैं कल आ जाओ, अब हम देख लेंगे ऐसा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको मेल देना है। मेल देने के बाद अगर वो आता है तब भी आपको आगे बढ़ना है, नहीं भी आता है तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। वो उसका मर्जी, वो आएगा भी या मे भी ना भी आए, तो उसको बोलते हैं विटनेस पॉइंट। ओके, सर्वेलेंस का मतलब कभी भी आपको बिना पूछे, आपको बिना इंटीमेशन दिए, आप कभी भी, वो एंड यूजर है वो आपकी साइट पे आएगा, चेक करेगा कि आप काम बराबर कर रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी डिविएट कर रहे हैं, जो भी चीज हो सर्वेलेंस करेगा, साइट पे आके सर्वेलेंस कर सकता है। ओके, अभी कुछ बचा, होल्ड पॉइंट, विटनेस और सर्वेलेंस आ गया, और इंफॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन कभी कभी आई भी होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको जस्ट इन्फॉर्म करना है मेल थ्रू कि सर हमारा यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट पहुंचा है, मतलब यहाँ पे अभी हम कल ये इन्फॉर्म करने वाले हैं, इन्फॉर्म देना है, ठीक है। रिव्यू, रिव्यू का मतलब आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है। वो डॉक्यूमेंट में उसके हिसाब से आपको पूछना है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि आपने हाइड्रो किया, उसका पानी का टेस्ट जो है, वाटर का टेस्टिंग है वो प्रॉपर किया, आपका जो वाटर है उसमें क्लोराइड परसेंटेज कितना था, आपने हाइड्रो में कितने गेज लगाए, वो नीचे गेज लगाया ऊपर गेज लगाया, उसका सर्टिफिकेट कहाँ है, उसके बाद हाइड्रो में सीएफ कितना आया, बिफोर सीएफ कितना आया, पानी भरने से पहले, पानी भरने के बाद, फिर प्रेशर आने के बाद, फिर आपका डिजाइन प्रेशर के टाइम वो कितना सीएफ आया, वो सब चीज दे पूछो उसको। वो सब चीज अगर ओके है तब आप डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा इंप्लीमेंटेशन है तो डॉक्यूमेंट आप रिव्यू कर सकते हैं, आर करके साइन मार दो तो हो गया रिव्यू। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। क्यूसी पर्सनल ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, QC person on part-time basis either routine performance and non-quality function covering in quality job difference and location without prior to approval blah blah blah। बहुत सारा चीज इसमें है, मैं ये सब चीज अभी समझाना भी मुश्किल है, लेकिन आपको एक चीज बोल देता हूँ कि एनसीआर इनिशिएटर कौन रहेगा, तो एनसीआर जो है वो फील्ड सुपरवाइजर या फिर आपका इंस्पेक्टर, वो सब चीज यहाँ पे रहेंगे। वर्कशीट मतलब सीनियर सुपरवाइजर है, वो वर्कशीट उसका रिस्पॉन्सिबल है। DWS1 वो PID डिवीजन हेड है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद DWS2 ID मैनेजर है। DWS3 जो है वो चीफ इंजीनियर है। उसके बाद उसको किस किस को इन्फॉर्म करना है वो सब चीज यहाँ पे लिखा है। अप्रूव कौन करेगा कि प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो आपका अप्रूव करेगा। एनसीआर आपने जनरेट किया तो अप्रूव आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो करेगा। फिर आपका उसका एक रिसिप्ट है वो PM प्रोजेक्ट मैनेजर को भेजना है। उसके बाद PID है, PMT है या प्रोजेक्ट मैनेजर है और पोस्टपोन साइट रिप्रेजेंटेटिव है, पोस्टपोन साइट रिप्रेजेंटेटिव, वो सब चीज को यहाँ पे ये सब चीज लिखा है, ठीक है। ये जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए मैं सेंड कर देगा, इसमें कोई नया कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ओके, अभी हम थोड़ा बहुत ऊपर से बात कर लेते हैं हमारा। ओके, जब कोई भी माइनर डेविएशन आता है तब हम LB डालते हैं, लॉग बुक एंट्री। ओके, माइनर डेविएशन डालने के बाद वो अगर सॉल्व नहीं होता है कुछ टाइम के बाद तो उसका ऑटोमेटिकली ही वो NCR में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हमको कन्वर्ट करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली NCR उसका बन जाएगा। अगर वो NCR भी कुछ टाइम के बाद, जो टाइम दिया है यहाँ पे, वो टाइम के बाद वो NCR भी क्लोज नहीं करते हैं तो WS बन जाता है। उसको भी क्लोज नहीं करते हैं तो DWS1 बन जाता है, DWS2 बन जाता है, DWS3 बन जाता है। ऐसे अगर टाइम, सबका टाइम है, ठीक है, किसी का 1 वीक है, किसी का 2 वीक, ऐसा टाइम है। उसके बाद वो लास्ट में अगर DWS3 बन गया तो आपका कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। भले ही आपका माइनर LB डाला, LB किसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोड प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं किया, उसी की वजह से आपको LB आया। फिर आपने LB का NCR बन गया, फिर भी उसको क्लोज नहीं किया, NCR का WS बन गया, फिर भी क्लोज नहीं किया, ऐसा बन के लास्ट में DWS3 बन जाता है, फिर भी क्लोज नहीं करते हैं तो आपके साथ आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ओके, मॉडरेट है, कुछ थोड़ा बड़ा वायोलेशन है, माइनर पहले वायोलेशन था तो LB डाल दिया था, लेकिन मॉडरेट वायोलेशन है तो उसका डायरेक्ट NC जनरेट होता है। मेजर वायोलेशन है तो उसका WS जनरेट होता है। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा। और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लिखा था कि वेल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल्डिंग इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का खाली इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरवाइजर का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सब चीज में 2 घंटे में तो प्रेजेंट नहीं, लेकिन डेली हमारा सेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लोग डेली ज्वाइन हो सकते हैं, डेली 8:20 को होता है, उसमें आप ज्वाइन होइए, आपको बहुत सारा समझने को मिलेगा। पिछले 5 मंथ से हम बहुत सारा सेशन कर चुके हैं, उसमें खाली यूट्यूब में तो 2% ही डाला है, लेकिन हम डेली सेशन करते हैं, उसमें आप ज्वाइन होंगे, आपको बहुत अच्छा सा फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलेगा, आप ज्वाइन होइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन के ऊपर हम आज सॉल्व करते हैं। यस सर, यस सर। What is the time of LCR, LBE and NCR? टाइम ड्यूरेशन आपने बताया था ना सर? हाँ, इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे भी लिखा है। थोड़ा बहुत ऊपर में थोड़ा दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको, मेरा थोड़ा हैंग हो गया है।
ये यहाँ पे सभी का टाइम ड्यूरेशन भी लिखा है, देख रहे हैं, 5 वर्किंग डेज, किसी का 6 वर्किंग डेज। ये आपको चार्ट भेज देगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए या मैं आपको भेज देगा। मॉडरेट आता है तो माइनर आता है, मेजर आता है तो कितना कितना टाइम मिलता है। एक एनसी का जनरली हम 42 डेज लेते हैं। ये सब चीज़ कहाँ लिखा है? तो ये सब चीज़ जो है वो SAEP 381 में लिखा है। आप 381 पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा बात को क्लियर आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, लेकिन ये चार्ट में भी लिखा है, देख रहे हैं आप, PMT NCR 5 डेज 5 वर्किंग डेज में आपको क्लोज करना है। अगर क्लोज नहीं हुआ तो फिर वो आपका NC जो है उसका अलग कन्वर्टेशन हो जाता है। ये सब चीज़ यहाँ लिखा है, ठीक है। यस सर, और किसी को? और आपने बताया था सिल्वर साइकिल में प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं करते हैं, या तो सर ये टॉप लिखा हुआ है। यस लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। ASME सेक्शन B31.3 ASME ऑलरेडी मैं मेरा सेशन में भी ये सब चीज़ समझाया है। और ये सेशन में सेम एग्जांपल, मैं अभी जो एग्जांपल लिया ना सर, वैसा ही सेम एग्जांपल लेके मैं उस टाइम पे भी समझाया था। B31.3 चैप्टर नंबर फैब्रिकेशन असेंबली एंड इरेक्शन का एक चैप्टर है ASME का। B31.3 में थोड़ा निकालता हूँ, अगर जल्दी जल्दी निकल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे लिखा है। तो आप वो सीवियर साइक्लिक सर्विस में ये सब चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर वहाँ पे लिखा है। उसका इंस्पेक्शन कैसे करना है सीवियर साइक्लिक में, नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट, उसका भी आपको 100% या 10% इंस्पेक्शन करना है सीवियर। हाँ, अगर कोई अदर सर्विस है, एन कैटेगरी सर्विस है, तो उसमें आपको 10%, लेकिन सीवियर है उसमें तो आपको 100% करना पड़ेगा। ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं B31.3 में समझा चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा निकलता है तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ओके, और किसी को क्वेश्चन है सर? विशाल सर, वो थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड W था, पहला तो LBS था, सेकंड और NCR हो गया, थर्ड का डेफिनेशन आपने दिया नहीं। DS वो देखो, डेफिनेशन के लिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। होम, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट मैं निकालता हूँ आपको। ये जितना भी DWS मतलब मैकेनिज्म एस्केलेशन इनसॉल्व वर्कशीट, ठीक है, उसका इतना बड़ा सा नाम है। और डेलिनेंट वर्कशीट, डेलिनक्यूंट वर्कशीट, ठीक है, उसका डेलिनक्यूंट वर्कशीट ऐसा करके लंबा छोड़ा नाम है। ये सब चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपको ये डॉक्यूमेंट, LB मतलब लॉग बुक एंट्री, इंटरनल NCR, INCR का मतलब इंटरनल नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट। ओके, WS का भी लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, वर्कशीट देख रहे हैं, WS मतलब खाली वर्कशीट। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा है। वायोलेशन का टाइप कितने हैं, मेजर वायोलेशन, मॉडरेट वायोलेशन, अभी टाइम नहीं है वरना मैं आपको ये सब चीज़ वापस भी करवा सकता हूँ। ओके, अभी मैं B31.3 निकाल रहा था, अभी रुकिए। सीवियर साइक्लिक में ये सब चीज़ नहीं चलता है, उसका लिखा है फैब्रिकेशन इरेक्शन एंड असेंबली ऐसा करके एक चैप्टर है, जो मैं यूट्यूब में भी डाला है। आप यूट्यूब में भी जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मिनट रुकिए, आई थिंक सपोर्ट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में है वो। ओके सर, और किसी को? हाँ सर। यस सर। सर एक्चुअली हम लोग के साइड पे एक वेल्डिंग मशीन है जो कैलिब्रेटेड है, जो हाँ। कि अभी इनवैलिड है। हाँ तो कल नाइट में हमारा वेल्डर काम कर रहे थे तो उनका कंप्लेन आया सर, करंट में वेरिएशन आ रहा है। हाँ और रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल का स्विच काम नहीं कर रहा है। हम लोग को मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना है लेकिन वो मेंटेन नहीं हो रहा है और रिमोट कंट्रोल में प्लग इन नहीं हो रहा है। और जब वो कैलिब्रेशन में वैलिडेटेड है, हाँ, अभी दूसरी बात, कोड में ऐसा लिखा है सर एक मिनट थोड़ा म्यूट करिए। कोड में ऐसा लिखा है कि आपको वैलिडेशन, समझो एग्जांपल के तौर पे आप अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप ASME यूज कर रहे हैं, तो कोड में लिखा है, आपके स्पेसिफिकेशन में या शेड्यूल क्यू में लिखा है, समझो कि आपका 6 मंथ में वेल्डिंग मशीन को कैलिब्रेशन करना है। लेकिन 3 मंथ हो गया, 3 मंथ में वेल्डिंग मशीन में कांड हो गया, तो रिपेयर आपने किया, रिपेयर करने के बाद फिर वो नहीं चलेगा, वो कैलिब्रेशन जो आपने किया, जो 6 मंथ अगेन आपने रिन्यू किया था, वो भी नहीं चलेगा आपका। आपको अगर आप वेल्डिंग मशीन का एक छोटा सा बोल्ट भी खोलते हैं ना, अगर रिपेयर भी करते हैं, तब भी आपको वहां पे वो रिकैलिब्रेशन करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपको उसका भले ही वो कैलिब्रेशन है लेकिन फिर भी आपको उसका करवाना पड़ेगा। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर।
यस सर, बोलिए सर। विशाल सर। यस सर। आरामको में ईडीआर होता है, वो भी एक एनसीआर जैसे है ना ईडीआर? ईडीआर सर, ईडीआर तो रिकॉर्ड। एक मिनट, मैं ना एक सर को पूछ लेता हूँ, अरुण सर है तो Talking, I think he is talking about deficiency report. Deficiency report. यस अरविंद सर थोड़ा प्लीज आप थोड़ा। Yes. यस सर। Yes, he's talking about efficiency, equipment efficiency report. राइट, Yeah. वो वन टाइप एनसीआर है ना? Yeah, no, this is, for example, if any material arrived to the site, and when the PID or VID inspected that it is not matching as per the project specification or as per the drawing or anything, if there is any deficiency, we will raise a CR. PID will raise, through PMT, we will raise a deficiency report, and PMT will submit this deficiency report to the vendor. Okay, based on the vendor explanation, we have to close this become an NCH. Right. Okay. This same like a deficiency, like a worksheet. Worksheet also is generated. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसी में मैं समझाया है, यही कोड मैं यूट्यूब में भी डाला है, उसमें ये सेम एग्जांपल लेके भी समझाया है। इसमें लिखा है सीवियर साइक्लिक सर्विसेज ऐसा करके है, और बहुत सारा उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, उसमें ये सब चीज़ दिया है। ठीक है, आप अगर यूट्यूब में जाएंगे वो सब चीज़ सुनेंगे। पार्ट 2 सुनिए, ठीक है, पार्ट 2 इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऐसा करके जो चैप्टर में करवाया है, चैप्टर नंबर 6, उसका पार्ट 2 सुनिए। पार्ट 2 में आई थिंक जो देखो यहाँ पे आई थिंक लिखा है सॉकेट वेल्ड ब्रांच कनेक्शन वेल्ड इन पी नंबर ऐसा करके ही लिखा है, सॉकेट वेल्ड ही लिखा है। ठीक है, मतलब लिखा है सेम वर्ड ही लिखा है, आप वर्ड ही चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर आई विल चेक। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, और किसी को सर? Hello Vishal, I like to just have some more. I like to just tell you one thing. Usually, people welding inspector missing in the site. That is, everybody will check the calibration certificate. Everybody will check the power supply. The code is okay. But usually, some of the welding inspectors nowadays they are not checking the collet body. Collet body is one of the most important thing you have to check for a GTW welding. Usually, after welding, there is the cracks will be generated in the collet body, and this cracks will cause porosity. So, this also, please, in the welding inspectors who are hearing this one, from next day also, just try to open the collet, open the gun, and open the body and check there is any crack before welding. This will be very useful to avoid porosity. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, अभी क्या होता है कुछ वेल्डर है ना। यस सर एक मिनट, विवेक सर एक मिनट। सर कभी कभी क्या होता है, जब हम शिफ्ट खत्म होता है, जब हम घर पे जाते हैं या रूम पे जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस नहीं आते हैं, फिर वेल्डर क्या करता है, सीधा टॉर्च पकड़ता है। सीधा टॉर्च पकड़ने के बाद सीधा वेल्डिंग स्टार्ट कर देता है। अरे यार, उसको कम से कम प्री फ्लो एंड पोस्ट फ्लो जो हमारा सिस्टम है, स्लॉप इन स्लॉप आउट सिस्टम है, वो तो फॉलो करो यार। GTAW में क्या होता है कि आप जनरली, चलो मैं सीधा कंपनी में आया, कंपनी में लेके फिर वेल्डिंग मशीन सब अरेंज किया, फिर जैसे ही मेरा जॉइंट रेडी था, उसका सीधा स्टिकर निकाला, ऊपर से जो हमारा जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, फिटअप हो जाता है तो उसके ऊपर मास्किंग टेप लगाते हैं, मास्किंग टेप निकाला, सीधा वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सीधा वेल्डिंग स्टार्ट करने से क्या होगा, आपका जो पूरा नोजल है ऑक्सीजन उसमें मे भी घुस सकता है, मे भी उसमें कुछ अलग गैसेज हो सकता है। आप जब बटन दबाएंगे तो पहले तो आपका ऑक्सीजन ही निकलेगा ना, बाद में धीरे धीरे आर्गन पूरा फिल होता जाएगा, फिर पूरा नोजल फिल हो जाएगा, फिर आर्गन निकलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में वेल्डिंग सीधा आप स्टार्ट करेंगे तो मे बी क्रैक एंड पोरोसिटी या क्रैटर क्रैक आने का आपका चांसेस है। तो आपको ये सब चीज़ देखना है। तो प्री फ्लो, पोस्ट फ्लो, स्लॉप इन स्लॉप आउट, वो सब चीज़ आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं ये सब चीज़ कल के सेशन में समझाया था, रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए मुझे टेलीग्राम में बोलिए, मैं श्योरली 2 घंटे का सेशन था, उसमें एकदम लाइन बाय लाइन समझाया था।
तो सर ने जो बोला वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है, कॉलेज बॉडी जो इंस्पेक्शन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर ये सब चीज नहीं करेंगे फिर आप ढूंढते रहेंगे कि यार पोरोसिटी कहाँ से आया, घंटा भी पता नहीं चलेगा आपको यार पोरोसिटी कहाँ से आया। रीजन यही रहेगा आपका, समझ रहे हैं ना सर? यस सर। हेलो हेलो सर, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है सर? सर ये कॉलेज बॉडी, तो कॉलेज बॉडी की बात किया उन्होंने या फिर जस्ट सिरामिक कप के बारे में, और सिरामिक कप का सिलेक्शन कैसे करेंगे सर? ओके, सिरामिक कप का मैं सिलेक्शन अगर है आपकी बात है तो मैं कल एक सेशन किया, उसमें समझाया कि सिरेमिक बॉडी जो है उसमें कप का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना चाहिए। जनरली 2 to 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया जो है उसी के हिसाब, मतलब टंगस्टन का सर प्लीज़ थोड़ा म्यूट कर दीजिए, मैं थोड़ा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ सर, प्लीज़ सर। ओके, मैं आपको एक सिंपल WPS बताता हूँ, ठीक है? समझो मेरे पास तो बहुत WPS है, लेकिन चलो ये पहला वाला ही दिखा देता हूँ। ये WPS में कभी कभी क्या होता है, सिरेमिक कप छोटा होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, अगर सिरेमिक कप छोटा है तो अंदर से गैस जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं निकल पाएगा। प्रॉपर क्वांटिटी में अगर गैस नहीं निकल पाएगा तो पूरा कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। मैं आर्गन गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी GTAW की बात कर रहा हूँ। अगर आपका सिरेमिक कप छोटा है तो छोटा होने की वजह से आपका गैस प्रॉपर नहीं निकल पाएगा, और आपका जो गैस नहीं निकलने की वजह से आपका जो वेल्ड मेटल जो स्पूल है, आपका पूल है, वेल्ड मेटल पूल जो वो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं होगा, आर्क इग्निशन प्रॉपर जनरेट नहीं होगा। तो उसी की वजह से आपको सिरेमिक कप जो है वो एकदम अच्छा सा चकाचक से एज पर WPS या एज PQR जो तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। ओके, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है? जनरली क्या होता है कि जो भी टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड 2 to 2.5 टाइम सिरेमिक कप का डाया हम लेते हैं जनरली। देखो अगर यहाँ पे हमने देखा कि टंगस्टन का 2.4 है तो उसका मिनिमम 4 से मैक्सिमम 8 सिरेमिक कप का साइज, ठीक है, मतलब 6 mm से 12 mm सिरेमिक कप का जो साइज है उतना लेना चाहिए आपको। ये सब चीज कहाँ लिखा है वो मैं कल एकदम लंबा छोड़ा सेशन किया था 2 घंटे में, ये सब चीज समझाया था कि कप छोटा होता है तो कैसे पोरोसिटी आने का चांस बढ़ जाता है, कप ज्यादा होता है तो फिर पोरोसिटी क्यों आता है, क्योंकि कब अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा गैस फ्लो जनरेट होगा, ज़्यादा गैस फ्लो जो क्या होगा वेल्ड मेटल के ऊपर टकराएगा और टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होगा। टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होने की वजह से उसके बीच में गैप में जो है उसका जैसे ही टर्बुलेंट फ्लो राउंड में घूमता है वैसे ही बाहर का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वो है ना उसमें अंदर घुस जाएगा। मैं थोड़ा फिगर दिखा देता हूँ तो आपको फिगर से थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। 1 मिनट। तो उसी की वजह से आपको ये सब चीज देखना है, सिरेमिक कप का सिलेक्शन करना है। ओके, दूसरी बात, सिरेमिक कप आप सिलेक्ट करते हैं कभी कभी क्या होता है वो टूट जाता है। देखो वो बरड़ है एकदम, आप नीचे हार्ड है, वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो गया काम से, अगर आपका लक है तो बच गया लेकिन वरना जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो आपको वो सब चीज देखना पड़ेगा कि सिरेमिक कप का कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कंपनी अच्छा है कि नहीं है, सिरेमिक कप में कोई डैमेजिंग सिस्टम नहीं है, वरना कुछ क्रैक, थोड़ा क्रैक है फिर भी हम चलाने के चक्कर में चला देते हैं तो ये सब चीज आपको नहीं चलेगा। तो ये आपको देखना है। ओके, अभी मैं आपको सिरेमिक कप देखो, अगर शील्डिंग फ्लो अगर हाई हो जाता है क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। शील्डिंग फ्लो हाई कब होता है, ये जो सिरेमिक कप है वो बड़ा ले लिया है तभी हाई होने का चांस है। मे बी अगर रेगुलेटर में आपने प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया तो अगर बड़ा हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ से सीधा बाहर निकल जाए गैसेस और एकदम जो बेस मेटल को पूरा स्पूल करना है ऐसा ना बने। 1 मिनट में दिखाता हूं, ऐसे राउंड जो गैसेस जो बनाना चाहिए, गैस एक लेयर बनाना चाहिए, एटमॉस्फेरिक को अंदर घुसने नहीं देना है, वैसा लेयर बनाना चाहिए, वो लेयर नहीं बनाएगा, वो लेयर नहीं बनाएगा तो फिर पोरोसिटी आने का चांस आपका बढ़ जाएगा। ओके, अभी मैं आपको ये सिरेमिक कप की बात किया, लेकिन ये टंगस्टन कितना बाहर रखना है उसका मैं जस्ट बात कर लेता हूँ। टंगस्टन जो है वो आपने फिलर जितना लिया है उससे 2 से 3 टाइम ऐसा करके है, आगे है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, तो उतना आपको लेना चाहिए। टंगस्टन का साइज है वो सब चीज भी मैं कल आया था समझाया था, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए स्टिक आउट लेंथ शुड बी 2 to 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डायामीटर। इलेक्ट्रोड का जो डायामीटर है उतना स्टिक आउट लेंथ रहना चाहिए। इसका जो
इलेक्ट्रोड अगर ज़्यादा है, टंगस्टन अगर यहाँ पे ज़्यादा बाहर है तो आपको ओवरहीट होने का चांस है। ओवरहीट होने की वजह से टंगस्टन क्रैक होने का चांस है, टंगस्टन डैमेज होने का चांस है, टंगस्टन के 2 पार्ट हो जाएंगे और आपका टंगस्टन इंक्लूजन भी आने का चांस है। अगर ये इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन कम है, एकदम अंदर है, तो आपका पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं आएगा। तो उसी की वजह से इसको भी 2 to 3 टाइम्स तक बाहर रखना चाहिए उसके डायमीटर के हिसाब से। तो बाहर रखेंगे तो हमारा प्रॉपर वेल्डिंग आएगा। सभी का सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सब का भी सिस्टम है। ये सिरेमिक कप से लेके टंगस्टन कैसा सिलेक्ट करना, कैसा वेल्डिंग डीसी पॉजिटिव में कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, डीसी नेगेटिव में। अगर एल्यूमिनियम का वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमको ऐसा टोपे जैसा बनाना चाहिए, पेन का आगे का जो थोड़ा बॉल टाइप रहता है वैसा। अगर हमारा पेनिट्रेशन हमको लाने का ज़्यादा जरूरत नहीं है लेकिन हमको जस्ट वेल्डिंग मारना है तो थोड़ा फ्लो ऐसा फ्लैट रहना चाहिए। अगर हमारा डेप्थ पेनिट्रेशन में घुसाना है तो आपको वर्टेक्स एंगल थोड़ा लंबा बनाना चाहिए, आपको घिसना चाहिएगा। टंगस्टन में भी 4 टाइप है कि आपका प्योर टंगस्टन, थोराइड टंगस्टन, सेलेनियम लैंथोनियम टंगस्टन एंड जिरकोनियम टंगस्टन। प्योर टंगस्टन ओल्ड जमाने का, बाबा आदम वखाने जमाने का था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, उसमें थोरियम थोड़ा ऐड किया गया, थोरियम ऑक्साइड ऐड किया गया, तो थोरियम इलेक्ट्रोड मतलब थोरियम टंगस्टन बोल दिया गया। लेकिन वो थोड़ा साइटली रेडियो एक्टिव है। लेकिन उसके बाद एक नया इनोवेशन हुआ, वो एकदम 5 स्टार, जिसका नाम है सिरेनाइड एंड लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड, जो आजकल बहुत सारा मार्केट में यही यूज होता है, जिसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है। वो एसी में भी डीसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्योर टंगस्टन को हम एसी में ही यूज कर सकते हैं। और उसका रेडिएशन रिमूव करने के लिए हमने थोराइड टंगस्टन यूज किया। थोराइड के बाद हमने ये इनोवेशन किया। उसके बाद जिरकोनियम भी कभी कभी यूज करते हैं। अगर हम एसी में मतलब एल्यूमिनियम मैंगनीज जो लाइट मेटल है वो सब का वेल्डिंग मार रहे हैं, उस टाइम पे जिरकोनियम टंगस्टन या थोराइड टंगस्टन या प्योर टंगस्टन आप यूज कर सकते हैं। सिरेनाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उस टाइम पे आपको टंगस्टन का आपको आगे का टिप्स है वो ऐसा बोल टाइप घंटे जैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रखा तो क्या होगा, आपकी मेटल है वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। आपकी मेटल में डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से आपका मेटल ज्यादा बंद हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम मतलब है, एल्यूमिनियम का 600-700 डिग्री है तो वो तो तुरंत जल जाएगा। यहाँ पे तो 3000 डिग्री तक टेम्परेचर जनरेट होता है। अगर आर्क है तो आर्क में 6000 डिग्री टेम्परेचर तक जनरेट होगा टेम्परेचर, तो उस टाइम पे मेल्टिंग ज्यादा होता है। हमारा GTAW में 3000 मतलब कम है, उसी की वजह से बहुत अच्छा प्रोसेस है रूट मारने के लिए। रूट मारने के लिए एकदम बेस्ट है। अगर रूट मारने में हम SMA यूज करेंगे तो बर्न थ्रू कर देगा, पूरा थ्रू आउट वॉल कर देगा। ये भी हो सकता है मे भी ज्यादा हीट इनपुट की वजह से। इसी की वजह से रूट मारने में हम जनरली GTAW ज्यादा यूज करते हैं। ओके, और किसी को और कोई क्वेश्चन है सर? सर वो क्या 2 to 4 to 2 to 5 हाँ टंगस्टन सिरेमिक कप का जो सिलेक्शन है, हाँ हाँ वो इलेक्ट्रोड के 2 to 2 to 5 रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा जनरली होता है, ठीक है। उसमें दो है दिया है, खाली एक अकेला, खाली आपने उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लिया सिरेमिक कप, फिर सिरेमिक कप आगे से टूट गया, फिर आप उसको बदलेंगे नहीं तब भी प्रॉब्लम। सिरेमिक कप चिला चालू चाइनीज मार्केट से लेके आए वैसा यूज कर लिया तो तब भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। वो फिर ऐसा होना चाहिए, वो डस्ट भी प्रिवेंटिव होना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, सिरेमिक कप्स ऐसे आते हैं कि उसमें वो गर्म होता है ना तो थोड़ा थोड़ा डस्ट जनरेट करना स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारे यहाँ पे ये टंगस्टन में होता है, टंगस्टन अगर थोरियम टंगस्टन जो है वो थोड़ा डस्ट वाला है, अगर उसको ग्राइंडिंग वेल्डर करेगा तो क्या होगा, वो उसमें से डस्ट जनरेट होगा। वो डस्ट वेल्डर के नाक के अंदर से उसके चेस्ट में घुसेगा और टीबी बहुत सारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको थोरियम इलेक्ट्रोड यूज नहीं करना चाहिए। वैसे चाइनीज वाला हमको ये सिरेमिक कप भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म होगा उस टाइम पे, गर्म होने से वहां पे थोड़ा बहुत माइनर, आपको समझ में भी नहीं आएगा वैसा माइनर, लेकिन अगर वो वेल मेटल में उसका कुछ पार्टिकल घुसा तो वो मे बी फॉरेन मटेरियल का कुछ इंक्लूजन आने का चांस है, फॉरेन इंक्लूजन, ठीक है। उसको अलग अलग नाम दिया गया है इंक्लूजन का, ऑलरेडी मैं समझाया है। 5 टाइप के इंक्लूजन है, सॉलिड इंक्लूजन, उसके बाद स्लेग इंक्लूजन, बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉपर इंक्लूजन हमारा GTAW में बहुत कम चांस है, लेकिन GMAW में कॉपर इंक्लूजन आने का ज़्यादा चांस है। कॉपर हम क्यों लगाते हैं, हमारा मेटल को रस्ट प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा कॉपर का लेयर लगाते हैं, क्योंकि कॉपर का काम ही यही है एटमॉस्फेरिक से उसको प्रोटेक्ट करना, हमारा वेदर प्रोटेक्टिंग सिस्टम करना, वो सब चीज़ का कॉपर का काम है। तो ये सब चीज़ आपको एक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं ना सर? ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? हेलो सर। ओके विवेक सर, आपका कोई क्वेश्चन था तो अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आज कि हमने सेशन किया। मेरे पास भी आज, मैं भी अभी जॉब बंद हो गया है तो अभी मैं भी घर पे हूँ, तो
अभी मैं थोड़ा बहुत सेशन अभी रनिंग करेगा। सर अभी जो हमें जो अरामको का सीट से आपने प्रोसेस करवाया, हाँ हाँ ऐसे ये इसको जो फॉलो किया, हाँ हाँ ऐसे जो हमको मतलब अभी अभी सर ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि मतलब लास्ट आवर्स में जो वर्कर्स हैं, वेल्डर जो काम किया उसने क्या किया, वो बहुत किया है, सर अपना फोल्डर वैसे ही रख के गया, उसमें जो गैस है जनरेट रहती है ऑलरेडी रहती है। लेकिन जब जब सेकेंड डे को जब आते हैं ऑपरेट करते हैं मशीन को, ऑपरेट करने के टाइम जो गैस फ्लो हो रही है, गैस पहले फ्लो हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उसकी पाइपलाइन है, गैस है, राइट सर। यहाँ पे पोरोसिटी तो सर स्टार्टिंग में से अगर लेने जाएंगे तो हमको कितना कितना ये डायरेक्शन मिलेगा कि हम अभी कितना हम गैस इसमें लेके जा रहा है। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब हमें कितनी देर तक वो टॉर्च दबा के रखना पड़ेगा कि आर्गन आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? हाँ। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है, आर्गन आप थोड़ा हाथ से लगाइए, थोड़ा उसका स्मेल आता है, आपने देखा होगा, जो GTAW मारते हैं उसको पता है। तो अगर आप टॉर्च दबाइए, आपको फिर आप कभी कभी वेल्डर अपने हाथों से हाथ की उंगली रखता है, या अपना अपना जो है मुंह है वहाँ पे, या उसके जो फिंगर है वहाँ, या ये उसके जो वोट है वहाँ पे कभी ऐसे ऐसे घुमाता है, पता है ना आपको, हाथ लेफ्ट राइट ऐसे घुमाता है कि कैसे गैस आता है, गैस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गैस प्रॉपर सिस्टम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा स्मेल आना स्टार्ट होगा तो समझ लो कि गैस होना आना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हैं ना सर? नया कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन तो कुछ स्मेल नहीं है, तो आपको थोड़ा टॉर्च दबा के रखना पड़ेगा। अगर आप विथ इन 5 to 6 सेकंड में जनरली आ जाता है। अगर नोजल आपका ज़्यादा लंबा है तो आपको ज़्यादा देर तक रखना पड़ेगा। नोजल आपका एकदम छोटा है, टॉर्च एकदम छोटा है और आर्गन आपने पहले से स्टार्ट करके रखा है तो आपको थोड़ा कम टाइम लेना पड़ेगा। तो लेकिन वो ज़्यादा नहीं रहता है कि 5 मिनट